हेलो हेलो हेलो। हाँ बेटा, ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है क्या? ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार दिल से आग लगा दो। ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है तो एक बार दिल से आग लगा दो। कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा उस बैच का पहला सेशन है जिस बैच के अंदर हम क्या करने वाले हैं, 2024 के अंदर सिलेक्शन की लाइन लगाने वाले हैं। पक्की बात है, ठीक है। मैं इतना जानता हूं कि आज इस बैच के अंदर तुम क्या करोगे मुझे नहीं पता, पर बायोलॉजी की तुम्हारे अंदर मास्टरी हो जाएगी, ये गारंटी है। 100%, 100% गारंटी है, ठीक है। और इतना ही नहीं, मैं इस बार एनसीईआरटी को इस तरीके से चीर फाड़ करने वाला हूं, तुम सोच अल्टीमेट लेवल पर इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि आप चाहोगे नहीं तब भी एनसीईआरटी आपके ब्रेन में जाकर के सेट होगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि इतने सारे सेशन लेकर के आने वाले हैं। देखो, आज सुन लो मेरी बात, आज पहला लेक्चर है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, टॉप लेवल पर लेके जाएंगे, ठीक है। मैं वो मान के चलूंगा हमारे पास वो बच्चा भी है जो पहली बार पढ़ रहा है, फर्स्ट टाइम, बिल्कुल उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा। और हमारे पास वो बच्चा भी है जो पहले से पढ़ चुका है, उसको टॉप लेवल की चीजें चाहिए। तो बिल्कुल जीरो से लेके टॉप लेवल पर चलेंगे, पर इस बार एनसीईआरटी लाइन टू लाइन चीर फाड़ करेंगे, ये ध्यान रखना, ये पक्की बात है, ठीक है। आप पर उस चीज की एनालिसिस आप एक लेक्चर से नहीं कर पाओगे, उस चीज की एनालिसिस एक चैप्टर के एंड होने पर कर पाओगे, ठीक है। समझे ना मेरी बात? क्योंकि स्टार्टिंग में आप नहीं समझ पाओगे, पर मुझे पता है कि जो हम कराने वाले हैं ना, वो इस लेक्चर के एंड में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। या कह सकते हो उस पूरे चैप्टर के एंड में परफेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर मैंने बताया आपको, हम एक नया सेशन, जैसे तरुण सर डोपा लेके चलते हैं, तो मैं बीएमएस एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेशन लेके चलने वाला हूं हर लेक्चर के एंड में। आज नहीं स्टार्ट होगा, ये आज मैं आप अनाउंस करूंगा कल से, क्योंकि आज हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस मैं कल दूंगा आपको, क्लियर है बिल्कुल। और वो एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन होगी, लाइन वाइज लाइन होगी। मतलब मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं, आपको एनसीईआरटी की मास्टरी करा दूंगा, ये मेरा परफेक्ट है। ये बोला, ये बिल्कुल मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखता हूं कि आपकी एनसीईआरटी की मास्टरी होगी, ठीक है। अब वो कैसे होगी वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। ज्यादा पहले नहीं, फर्स्ट डे में बताऊंगा नहीं कि मैं ये करने वाला हूं, वो करने वाला हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं। बस आप विश्वास के साथ नौका में बैठ जाओ, ठीक है। पर विश्वास होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे पहुंचाना है, बीच में कहां कहां क्या क्या आपके एग्जाम लेने हैं, किस तरीके से ब्रेन में किस चीज को सेट करना है, एनसीईआरटी में मास्टरी कैसे करानी है। इस बार भी नीट बाहर नहीं गया था, ठीक है। इस बार क्या यार, नीट तो कभी बाहर जाता ही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो? बच्चे कहते हैं कि सर थोड़ा सा आप आउट ऑफ एनसीईआरटी चले जाते हो, ठीक है। चलो इस बार हम पूरी एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन टू लाइन लेके चलेंगे, पर नीट में इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे, आपको पता है, सबको पता है ये वाली बात। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन भी आउट ऑफ एनसीईआरटी जाए, मतलब आपके मतलब पहुंच से दूर जाए, ठीक है। एनसीईआरटी तो पूरी आपको कमांड करूंगा ही, ठीक है। तो आप सुन लो मेरा स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ठीक है, ये तो क्लियर है। सबसे पहली स्ट्रेटजी रहेगी, आप कहोगे सर आपको यहां पर टिश्यू स्टार्ट करना चाहिए था, तो मैंने बता दिया हमने प्लानर चेंज किया है अकॉर्डिंग टू न्यू लेटेस्ट एनसीईआरटी, क्लियर है बिल्कुल। तो ध्यान रखना है आपको। अब एनसीईआरटी में हो सकता है इस बार चेंज हो, उसके हिसाब से एनटीए भी कुछ चेंज करे, हो सकता है, अभी क्लियरिटी नहीं है, पहले बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है। क्योंकि ये इस सेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, इस सेशन के लिए। तो एनटीए अपने रूल्स लेकर के आएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग भी कंटिन्यू उनसे टच में है, जिससे कि वो अपडेट दें क्या है। पर अभी क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा नीट बोलता है कि हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, तो एनसीईआरटी ने जो चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम लेकर के चलेंगे। एनसीईआरटी की मास्टरी पहली हमारी प्रायोरिटी है, ठीक है। उसके लिए तरीका मैंने बता दिया, जो डिलीटेड टॉपिक हैं उनको हम लास्ट में कराएंगे, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, टेंशन मत करो, ठीक है। टिश्यू क्योंकि मैं बाद में कराऊंगा या पहले कराऊंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इस चैप्टर के अंदर ही टिश्यू वाले पॉइंट को ऐड कर दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है यार, ठीक है। कैसे कराना है तो बस विश्वास से बैठ जाओ, लेके कैसे चलना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। समझ रहे हो? जर्क भी नहीं लगने दूंगा, स्मूथली लेकर के पहुंचा दूंगा वहां तक जहां तक पहुंचाना है, ठीक है। तो विश्वास करना पड़ेगा, पहली बात। बैकलॉग नहीं आने दोगे आप, दूसरी बात, ठीक है।
कितने तरीके से हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं वो हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं और हम यहां कराएंगे, ठीक है। अब बोलेंगे नहीं, बहुत सारी चीजें कराने वाले हैं, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात। सबसे पहले मैं अपने नोट्स लिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो बच्चे लास्ट ईयर नोट्स बना चुके हैं वो उनमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? अगर नए बना लोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर मॉडिफाइड करना चाहते हो तो भी चलेगा, पर इस बार जो भी कुछ होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। क्लियर है? बिल्कुल। कंसेप्ट वही होते, कंसेप्ट चेंज नहीं होते, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो कंसेप्ट हम छोड़ेंगे नहीं, नंबर 1। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मास्टरी कराएंगे, नंबर 2। हर लेक्चर के एंड में एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन, इसको हमने नाम दिया है, ठीक है, बीएमएस एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। हर लेक्चर के एंड में होगा, पर मैं कराऊंगा नहीं, मैं आपको होमवर्क दिया करूंगा उसका, और आपको नेक्स्ट डे करना हुआ करेगा, ठीक है। मुझे रिस्पॉन्स देना होगा, और लास्ट लेक्चर के जो लास्ट में क्वेश्चन दूंगा उसकी मैं आंसर की आपको, ठीक है, रिवेल कर दिया करूंगा हर बार, जिससे कि आप भी अपनी प्रैक्टिस करोगे। वो एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन जितना पैरा हम खत्म करेंगे। जब हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा तब तक काफी कुछ आपके कंसेप्ट सेट होंगे, फिर हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे, यानी एक रिवीजन, सेकंड रिवीजन लग गया आपका, ठीक है। इतना ही नहीं, एक एनसीईआरटी सेशन भी चलेगा। मैंने आपसे कहा भी था कि आपको बताना होगा एनसीईआरटी सेशन आप हमसे लेना चाहते हो या किसी सेकंड टीचर से लेना चाहते हो, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। मैं भी कराऊंगा एनसीईआरटी सेशन। एनसीईआरटी सेशन में एक साथ लूंगा, वही लास्ट अब तक क्या करते आए थे, एनसीईआरटी पैरा को हम वहां साथ साथ डिस्कस करते आए थे। तो एक्चुअल में कंसेप्ट के बाद एनसीईआरटी पैरा पढ़ते हैं ना तो फील नहीं आता। एक बार चैप्टर हो जाए, चैप्टर की समरी हो जाए, फिर एनसीईआरटी एक साथ चैप्टर को लेके चलेंगे ना, एक और रिवीजन, एक और रिवीजन। अब बताओ और कौन रोक पाएगा आपको, ठीक है। चलो ठीक है, हम मान रहे हैं फिर भी आप कमजोर हो, ठीक है सर। 3 बार रिवीजन हो गया, 3 अलग अलग तरीके से हो गया सर, और क्या है भाई, अब क्या कराएंगे हम, ठीक है। अब आपको हम डीपीपी, एक तो नॉर्मल क्लास डीपीपी मिल रही है आपको, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपको रेगुलर मिलेंगे, जिसमें उनके सॉल्यूशन क्या कह सकते हो, ठीक है, वो हम खुद ही देंगे, सारे टीचर्स खुद ही देंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था एसएनएस और एएनएस, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक मत समझ लेना, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम नहीं समझना है, ठीक है। एसएनएस और एएनएस दो एक नई स्ट्रेटेजी है जिसमें हम बस कुछ छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है, जितने घोड़े दौड़ा सकते हैं हम दौड़ा रहे हैं, बस आपको तो बैठ के चलना है, ठीक है। दौड़ाने का काम हमारा है, आपको तो सिर्फ बैठ के चलना है, ठीक है। तो उसके अंदर भी हम एनसीईआरटी ही उठाने वाले हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड असर्शन रीजन, एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट, एनसीईआरटी बेस्ड मैचिंग, ठीक है। कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन भी मिलेंगे, क्योंकि इस बार भी जूलॉजी में आए थे, बॉटनी पूरा मिल जाता है, जूलॉजी थोड़ा सा आउट मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको हम प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मुझे ये भी है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट, हर टीचर अपने सब्जेक्ट को बोलता है पर मैं अपने को नहीं बोल रहा, क्योंकि आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो, इसलिए जूलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है परफेक्शन के साथ, कंसेप्ट के साथ। तो ध्यान रखना, एक बार को केमिस्ट्री चल जाएगा, फिजिक्स चल जाएगा, बॉटनी चल जाएगा 19, पर जूलॉजी में 19 नहीं चलेगा, 21 चलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? 19 नहीं 21 करना है हमें, क्यों? क्योंकि ये आपका मेन टॉपिक है भाई, यही आगे जाकर के कहां पर एमबीबीएस में पढ़ोगे, तो पहले एंट्री कराएंगे और इतना मजबूत कर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर आप निकाल दोगे, पर आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, इस बार मैं बोल रहा हूं। अब कितने तरीके से कराऊंगा ये आपको आगे आने वाले 3 या 4 लेक्चर में फ्लक्चुएट हो जाएगा, और चैप्टर के एंड में आकर के एकदम पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि एक्चुअल में चलने क्या वाला है, ठीक है। कंसेप्ट वही होते हैं, कंसेप्ट चेंज नहीं होते, पर पैटर्न चेंज होते हैं, पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल। तो डिलीटेड टॉपिक हम लास्ट में लेंगे, जो अभी एनसीईआरटी में लेटेस्ट है। कई एनसीईआरटी ने चैप्टर डिलीट किए हैं, कहीं चैप्टर में टॉपिक डिलीट किए हैं, तो हम हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। हम हर चीज का ध्यान रखना है, आपको टेंशन नहीं लेनी। जब तक एनटीए क्लियर नहीं करता तब तक आपको बिल्कुल जैसा हम चल रहे हैं चलने दो, ठीक है। हम हर चीज पर फोकस किए हुए, नजर लगाए हुए, आपको तो सिर्फ चलना है साथ में और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ओके, तो पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। तो एसएनएस और एएनएस, इससे हम आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग कराते जाएंगे। अगर फिर भी आप कम आ रहे हो तो मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम हम लेकर के चलेंगे, ठीक है। फाइनलाइज हम टोटल आपको साथ लेके चलेंगे, और आप यहां आ रहे हो तो धक्का देके आपको ऊपर यहां लेके आएंगे, यहां परफॉर्म करते हो आज की डेट में तो और ऊपर लेके जाएंगे, और यहां परफॉर्म करते तो और ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और एग्जाम तक पक्का बना देंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे जो डिस्कशन हुआ था कि सर 2 साल से पढ़ लिए हैं, सब आता है, ठीक है। अब सर कुछ ऐसा कराओ कि
वापस, क्योंकि मैं नहीं, देखो सुनना मेरी बात, कुछ बच्चे की मैंने बताया ना, कुछ बच्चे कहते हैं सर पढ़ चुके, मैं ही खुद कहता हूं यार, जब तुम 3 साल से पढ़ रहे हो, सब चीज तुम्हें आती है, तो फिर से पढ़ करके टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? अब कुछ अलग करना है, ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, धुआंधार टेस्ट देने हैं, और एनसीईआरटी को अलग अलग वे में समरी के साथ एनसीईआरटी ये परफेक्टली करना है, ठीक है। तो जो बच्चे 3 से 4 साल पुराने हैं, पढ़ चुके हैं, सिर्फ साथ पढ़ना चाहते हैं, तो डिटेल लेक्चर ना देखें किसी के भी, किसी भी, जो आपकी कमजोरी है उस पर फोकस करें, समझना मेरी, जो वीक टॉपिक हैं उन पर फोकस करें। तो पहले स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक का एक पूरा चार्ट बनाओ कि आपका फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, जूलॉजी में स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, और बॉटनी में स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टॉपिक का रिवीजन मारना है और वीक टॉपिक पर काम करना है। कमियों पर काम करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे, कमियों पर काम नहीं करोगे सिलेक्शन फिर से वही रिपीट हो जाएगा, वही रिपीट होगा, ठीक है। तो कमियों पर काम करना है, क्लियरिटी है बिल्कुल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और आपकी कमियां क्या है हमें भी पता है, ठीक है, हम उसको ऑलरेडी लेके चलेंगे, ठीक है। तो बस आपको तो एक परफेक्टली एक फॉलोअर बनना है, मैंने कई बार बोल चुका हूं, ठीक है। पांडवों के गुरु एक ही थे, क्लियर है बिल्कुल, पर फिर भी हर किसी की ग्रैप्सिंग पावर अलग थी, ठीक है। इसीलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे, या कह भी सकते हो कि अर्जुन बहुत ज्यादा फोकस्ड थे, ठीक है। तो जो अपने टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, उसकी बातों पर आंखें बंद करके बिलीव करके बस चल पड़ता है, रुकने वाला नहीं है, ठीक है। अगर गुरु पर बिलीव करता है, और बिलीव कब आता है, जब उसको पता हो कि उसका जो टीचर है, ठीक है, वो उसके लिए एकदम सटीक है, एकदम परफेक्ट है, वो कहीं उसको डाइवर्ट नहीं करेगा, अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, ये बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है। और मैं कहूंगा भी तभी, जब तक बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट ना हो मत जुड़ो, कोई जरूरत नहीं जुड़ने की, ठीक है। हाँ, अगर जुड़ रहे हो तो बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, और बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर बिलीफ सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है, समझ में आ गया। तो आज ओवरऑल समझ में आ गया हम किस तरीके से चलने वाले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे, ठीक है। आप मोटिवेटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड रहना, बीच बीच में मैं टॉपिक से रिलेटेड बातें करता रहूंगा, और कंसेप्चुअल हर चीज को अप्लाइड से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आप कहोगे सर आप में क्या स्टार्ट कर रहे हो, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि टिश्यू वाला टॉपिक मैं जो एनसीईआरटी में अभी जो दे रखा है ना, फ्रॉग वाला पार्ट दे रखा है, और सारा डिलीट कर दिया। अब एनटीए फ्रॉग देता नहीं था, ठीक है, तो अब एनटीए क्लियर करेगा कि हमें फ्रॉग पढ़ाना है, हम पढ़ाएंगे सारा, मत टेंशन करना, पढ़ाएंगे सारा, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पर कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपडेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो छूटेगा भी, सपोज एनटीए कहता है ये नहीं आएगा, फिर भी उसको हम करा देंगे लास्ट टाइम पर, नहीं आएगा बाई चांस कोई क्वेश्चन दे दे, ठीक है, तो उसको भी हम अलग तरीके से कराएंगे, एनसीईआरटी या समरी बेस कराएंगे, ठीक है, वो हम करा देंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। बस हमारी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन आउट ना जाए, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। आपकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैकलॉग मत आने देना, ठीक है। जितना होमवर्क मिल रहा है उतना करना है, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है। बायो की आपकी 3 क्लासेस और टोटल 6 क्लासेस रहेंगे आपके, 3 जूलॉजी 3 बॉटनी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लोड नहीं है, जितना मैं कराऊंगा उतना मैं यही याद करा दूंगा, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है, सब कुछ यही करा देंगे आपको, बस क्लास के अंदर अवेयर रहना है। और एक बात ध्यान रखना, लाइव सेशन का मतलब लाइव है यहां पर, समझ रहे हो ना, वो लाइव नहीं है कि बस समझ रहे हो बाद में कभी भी देख लो, ऐसा नहीं है। लाइव का मतलब अगर आप 11:10 पर जुड़ते हो तो 10 मिनट का लेक्चर निकल गया आपका, ठीक है, वो आप बैक करके नहीं देख सकते, इसको रियल लाइव कहते हैं, ठीक है। इसमें समझना रियल लाइव है, तो आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, आप टाइम से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जैसे आप ऑफलाइन में करते हो यार, ऑफलाइन में हम 2 लाख 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वहां पर भी अगर लेट हो जाते हो तो टॉपिक निकल जाता है ना, आप ऐसा नहीं रिवर्स डाल करके देख लो। हाँ, आपको नहीं सर हमें लाइव नहीं जाना, तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में आप बाद में देख सकते हो, बाद में जब लाइव खत्म हो जाएगा उसके 1-1.5 घंटे के अंदर आपका रिकॉर्डेड अपलोड करा दिया जाएगा, हैंड ब्रेक लगा करके, ठीक है, एक तरीका होता है, ठीक है, उसमें टाइम लगता है, कंप्रेस की जाती है फाइल, ठीक है। तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो, 2x 3x 1x कुछ भी कर सकते हो, वो आपके हाथों में है। पर लाइव का मतलब लाइव, रियल लाइव, जो असली मजा आएगा आपका पोल जनरेट करने में, ठीक है। तो आज हम पोल जनरेट नहीं करेंगे, कल से हमारा सेशन स्टार्ट होगा, असली सेशन, समझ रहे हो ना मेरी बात। आज बेसिक्स हम लेके चलते हैं, कल से आग लगाने वाले हैं, आग आज भी लगेगी, टेंशन मत करो, ठीक है। आप आग लगा रहे हो तो हम कैसे छोड़ देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। एक बार और खतरनाक वाली, ठीक है, फटाफट तेजी से, सुपर जबरदस्त,
जबरदस्त। अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज का बेसिक टारगेट क्या है, गोल क्या है? व्हाट इज रेस्पिरेशन? बिल्कुल जीरो से चालू करूंगा। व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स, ठीक है, एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन वाला तो आज नहीं करेंगे, पर मेनली दो हम फोकस करेंगे, जीरो से कराएंगे और स्टार्ट कराते हैं बेटा, ठीक है। चलो, तो पहला टारगेट हम लेके चल रहे हैं आज का, जो हमारा गोल है बेटा, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। और वैसे आज ह्यूमन रेस्पिरेशन स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम पहले दिन ही, समझ रहे हो, थर्ड गियर पर नहीं डालूंगा, धीरे धीरे चलेंगे, तरीके से चलेंगे, बस साथ चलो और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। अगर जीरो से बात करते हैं ना, तो कई बच्चे तो कंफ्यूज होते हैं, सर पता ही नहीं है रेस्पिरेशन। अगर मैं आपसे ही पूछता हूं, ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं इस चैप्टर में पूछता ही हूं, ठीक है, आप सेल्फ एनालिसिस करना, मैक्सिमम बच्चे मुझे बता देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी पूछा था, ठीक है। बट अब मैं बिल्कुल बेसिक, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे बेल्स कितने ढीले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, मान लो एक यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये मान लो एक प्लांट है, मान लो ये एक एनिमल है, मान लो, ठीक है, एक एनिमल है, ह्यूमन ही बना देते हैं यार, ठीक है, ह्यूमन है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है, बात किसकी कर रहे हैं हम, रेस्पिरेशन की कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में ह्यूमन किस गैस को इनहेल करता है और किस गैस को एक्सहेल करता है, यानी किसको लेता है और किसको निकालता है। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे सर भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 निकालते हैं, ठीक है, बस एयर लेते हैं एयर निकालते हैं, पर जो एयर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, जो एयर निकालते हैं उसमें अंदर बनी हुई CO2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट क्या काम करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जरा बताओ प्लांट क्या काम करते हैं, प्लांट के किस्म मुझे बताओ। प्लांट इनहेल किसको करते हैं, किस गैस को लेते हैं, पहले लेना वाला बताओ, मैं देखूं कौन कितने रिस्पॉन्स देता है। प्लांट किस गैस को लेते हैं, अब यहां गैस की बात कर रहे हैं, प्लांट का केस है, प्लांट किसको लेते हैं, बच्चे लिख रहे हैं CO2, CO2, कुछ बच्चे O2 भी लिख रहे हैं, हाँ मैक्सिमम बच्चे CO2 लिख रहे हैं, ठीक है। सर CO2 प्लांट लेते हैं और O2 प्लांट निकालते हैं, यस या नो? हाँ बिल्कुल O2 निकालते हैं, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे यही लिख रहे हैं। यानी मुझे पता है कि बेसिक्स मुझे बहुत अच्छे कराने हैं आपको, इस क्वेश्चन से आइडिया लग जाता है, बेसिक आपके मजबूत कराने, टेंशन मत करो, ठीक है। अगर 10th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बैठा है ना, वो भी मास्टर हो जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है, ये गारंटी मेरी है, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। और सुपर ड्रॉपर बैठा है, उसको मैं जहां जिसको चाहिए ना वो वहां प्रोवाइड कराऊंगा मैं, ठीक है, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। एक्चुअल में ये कंसेप्ट रॉन्ग है, ये कंसेप्ट रॉन्ग है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में एनिमल हो, प्लांट हो, कोई प्रोटोजोआ हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उसको रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी भाई कैसे आएगी? फूड के ऑक्सीडेशन से, ब्रेक डाउन से, कैटाबॉलिज्म से। जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, तब एनर्जी लिबरेट होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो एनर्जी की इसको भी जरूरत है, एनर्जी की इसको भी जरूरत है, एनर्जी की हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत है। तो एनर्जी के लिए क्या करना होगा उसको? एनर्जी के लिए फूड का ब्रेक डाउन करना होगा, इसलिए ऑक्सीजन चाहिए अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो, ठीक है। तो प्लांट के अंदर भी ऑक्सीजन चाहिए, तो प्लांट ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो कंफ्यूजन कहां से आया? सर बचपन में पढ़ा था कि प्लांट O2 निकालते हैं, CO2 लेते हैं। यस बेटा आपने पढ़ा था, पर कहां पढ़ा था ये पता होना चाहिए, जरा बताओ कहां पढ़ा था इसको? देख कितने बच्चे, हाँ बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस, यस ये मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस में होती है, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो अब मैं पूरा मैकेनिज्म समझाता हूं, बेसिक रेस्पिरेशन, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट, बहुत बेसिक, क्योंकि बेसिक से उठाएंगे, टेंशन मत करो, बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और टॉप लेवल पर जाएंगे, ये गारंटी है। नीट भी फोड़ेंगे, और इसके अलावा तुम अगर हाई लेवल के एग्जाम देते हो, ठीक है, जहां बहुत कंसेप्चुअल चीजें आती है, कुछ बच्चे नीट के अलावा कुछ और भी एग्जाम होते हैं, बताऊंगा कभी, ठीक है, जो साइंटिस्ट के लिए या इंटीग्रेटेड चीजों के लिए होते हैं, वो एग्जाम भी फोड़ दोगे, ठीक है, वो भी फोड़ दोगे। कोई किसी बच्चे का नीट में नहीं होता तो कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, आप वहां पर भी एंट्री मार सकते हो।
तो मजबूत करूंगा उसमें जूलॉजी भर के आती है, भर के, कोई मेन टॉपिक यही है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, पर पहली प्रायोरिटी हमारा नीट फोड़ना है हमें, ठीक है। रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन केस में मैं बात करता हूं तो पहले ह्यूमन की बात चल रही थी अभी, ये महाशय क्या काम करेंगे, ये इनके फेफड़े हैं, हाईली वैस्कुलर होते हैं, तो ये महाशय यहां पर ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये आपको पता है, एयर लेते हैं, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो मैं अभी ऑक्सीजन ही लिख दे रहा हूं, ठीक है। एयर के अंदर एयर है, एयर के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज कर रहे हैं और एयर के अंदर CO2 रिलीज कर रहे हैं। यस सर, हमें पता है। प्लांट का केस भी बच्चों को पता होता है। मान लो ये एक प्लांट है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, बहुत बेसिक, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मान लो एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट क्या काम करते हैं हमें पता है, एक मैकेनिज्म होती है फोटोसिंथेसिस। उस फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है ये प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, यानी एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज द केमिकल एनर्जी, समझना। ये कहां होती है, फोटोसिंथेसिस। कौन सी मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस। तो हम रेस्पिरेशन की बात नहीं कर रहे, तो यहां पर क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर इस केमिकल एनर्जी का क्या काम करते हैं, अब समझना मेरी बात। अब प्लांट इस मैकेनिज्म में एटमॉस्फेयर से जिस एयर को लेते हैं, बाहर से जिस एयर को लेते हैं, और यहां नहीं, यहां दिखाते हैं, बाहर से जिस एयर को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है, ध्यान रखना यहां पर। CO2 रूट से क्या लेते हैं, H2O, रूट से क्या लेते हैं, H2O, तो यहां से लिया उन्होंने H2O, CO2 बाहर से ली, H2O रूट से लिया। फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है, रेस्पिरेशन की बात नहीं चल रही। फोटोसिंथेसिस की बात चल रही है, रेस्पिरेशन की बात नहीं चल रही, ध्यान रखना, ठीक है। और इस एनर्जी का यूज करते हैं, भाई एनर्जी चाहिए खाना बनाने के लिए, समझ रहे हो, इस एनर्जी का यूज करते हैं और बनाते हैं यहां पर क्या, ठीक है, डार्क रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, लाइट रिएक्शन में क्या होता है, प्लांट क्या रिलीज करते हैं लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन में प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी लाइट रिएक्शन में प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, डार्क रिएक्शन के अंदर प्लांट CO2 यूटिलाइज करते हैं, यानी यहां पर ऑक्सीजन निकल रही है, CO2 यूटिलाइज हो रही है, कंटिन्यू, पर बात चल रही है फोटोसिंथेसिस की। जब लाइट रिएक्शन होती है ऑक्सीजन निकलती है, डार्क रिएक्शन में CO2 H2O और बनता है C6H12O6 खाना, और CO2, अभी तो खाना ही बनेगा, CO2 नहीं, ठीक है, अभी तो खाना बन रहा है, ठीक है। C6H12O6 फूड का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट के अंदर, ठीक है, प्लांट खाना बना रहे हैं अपने अंदर, ठीक है। ये डार्क रिएक्शन होती है, तो ये तो फोटोसिंथेसिस है। अब खाना तो बन गया, अब खाने से एनर्जी कैसे आएगी, क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं, हम सब एनिमल्स हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हम फूड को बाहर से लेते हैं, मानो इसका स्टमक है, ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है, फूड को हम बाहर से खाते हैं, यहां से फूड एंटर करता है, खाना खाते हैं, C6H12O6 हम इनटेक करते हैं, ये बनाते हैं, इतना ही तो अंतर है। अब एनर्जी दोनों को चाहिए, अब इस C6H12O6 को ब्रेक करने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ये टूटेगा तो CO2 प्लस ATP एनर्जी का निर्माण होगा, फॉर्मेशन होगा, इस CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं, समझ रहे हो, इसको हम भाई उपापचयी क्रिया है, मतलब कह सकते हो मेटाबॉलिज्म का एक प्रोसेस होता है एना और एक होता है कैटा माने टूटना, एना माने जुड़ना। तो हमारे शरीर के अंदर बेटा, बॉडी के अंदर दो ही टाइप की मैकेनिज्म चल रही है, या तो कोई चीज टूट रही है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, या चीज जुड़ रही है, बन रही है, एनाबॉलिज्म हो रहा है।
कॉमनली टूटने और जुड़ने की दोनों मैकेनिज्म को, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को हम कॉमनली क्या यूज करते हैं? इसके लिए कॉमनली टर्म यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो एनसीईआरटी की लाइन है, टेंशन मत करना, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मास्टरी कराऊंगा। अगर प्रॉमिस किया है तो कराऊंगा, और कैसे कराऊंगा आप देखोगे आज। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन हो रहा है, ग्लूकोज का CO2 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इस CO2 को हम बाहर निकाल रहे हैं। ये एनिमल की प्रोसेस है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब प्लांट में रेस्पिरेशन कहां हो रहा है? ये तो फोटोसिंथेसिस हो रही थी। अब प्लांट क्या काम करेंगे? अब समझो मेरी बात। इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, प्लांट इस ग्लूकोज को तोड़ेगा। किसमें तोड़ेगा? CO2 प्लस ATP। ये है रेस्पायरेशन, समझ रहे हो? ये तो फोटोसिंथेसिस थी, ये है रेस्पायरेशन। तोड़ने के लिए प्लांट को क्या चाहिए? तोड़ने के लिए ये भी ऑक्सीजन को लेते हैं, समझ रहे हो? तोड़ने के लिए ये भी ऑक्सीजन को लेते हैं। ठीक है, इस ऑक्सीजन से इसका ऑक्सीडेशन होता है और CO2 बनकर के बाहर निकल जाती है, और ATP को यूटिलाइज करते हैं अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस की एनर्जी के लिए। समझ रहे हो? हमें भी तो एनर्जी चाहिए, को भी एनर्जी चाहिए, हर किसी को एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? यानी ये खाना बनाते हैं, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन निकलती है, CO2 लेते हैं, पर फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म है रेस्पिरेशन नहीं है। यही कंसेप्ट है, हम कंफ्यूज रहते हैं। हम रेस्पिरेशन क्या सबको मिक्स कर देते हैं। ठीक है, पर रेस्पिरेशन अलग है। अब ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन करना पड़ेगा फूड का। समझ रहे हो? ब्रेक डाउन अगर करना है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है और एब्सेंस में भी होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो अब कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, इसको बोलते हैं रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, तो रेस्पायरेशन प्लांट में हो, रेस्पायरेशन एनिमल में हो, रेस्पायरेशन फंगस में हो, प्रोटोजोआ में हो, कहीं पर भी अगर रेस्पायरेशन हो रहा है ना, तो मेन पर्पस एक ही है, एनर्जी, ऊर्जा, पावर कहां से आती है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। और उसके लिए क्या चाहिए? अगर एरोबिक है तो ऑक्सीजन, तभी एनर्जी हाई लेवल की प्रोड्यूस होगी। तो भाई अगर इसको एनर्जी चाहिए तो उसको भी ऑक्सीजन लेने पड़ेगी और CO2 निकालने पड़ेगी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना इस मैकेनिज्म से और उस मैकेनिज्म के। चाहे ह्यूमन हो, ह्यूमन में भी हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और CO2 निकाल रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल? या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? BMS, यस, अभी तो BMS चलेगा, कल से चलेगा BMS। ठीक है, BMS NCERT प्रैक्टिस सेशन कल से चलेगा। ठीक है, मजा आने वाला है। ठीक है, मैं पर डे आपको मतलब बेहतरीन क्वेश्चन बिल्कुल बनाए हुए, एकदम परफेक्ट। ठीक है, एकदम परफेक्ट बनाए हुए आपको 10-15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो दूंगा आपको। ठीक है, NCERT लाइन वाइज लाइन, बिल्कुल नए क्वेश्चन, मजा आएगा आपको। ठीक है, नए क्वेश्चन मिलेंगे जो आपकी एनसीईआरटी की चीड़ फाड़ करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, उधर कंसेप्ट तो हम छोड़ेंगे नहीं यार, कंसेप्ट तो समझ रहे हो, यहां पहुंचाना है। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, कंफ्यूजन था, फोटोसिंथेसिस से क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलती है? तो एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है, पर मैं कंसेप्चुअल लेके चलूंगा। तो कंसेप्ट तो वही है, कंसेप्ट हम छोड़ते नहीं है, हमारी आदत है। ठीक है, फिर मैं एनसीईआरटी से कोरिलेट करके एकदम लाइन टू लाइन लेके चलूंगा। तो एनसीईआरटी पहले बोलती है, ब्रीथिंग को समझाती है एनसीईआरटी। ब्रीथिंग क्या है समझना, जैसे सिंपल सा मैकेनिज्म जो मैं अक्सर कर बताता हूं, ये कॉमन मेरा डायग्राम है, ये बेसिक है, तो बेसिक तो मैं छोड़ूंगा नहीं, एनसीईआरटी की मास्टरी कराए बिना मानूंगा नहीं इस बार। इतने पैटर्न से कराऊंगा, इतने पैटर्न से कराऊंगा, तुम सोच भी नहीं सकते भाई। इस महाशय का ये लंग्स है, बना के दिखा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और इसके अराउंड थोड़ा पिंक कलर से दिखा देते हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये ऐसे ऐसे, ये ब्लड वेसल्स हैं। समझना, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कर क्या रहा है? रेस्पिरेशन। उसमें क्या कर रहा है? एयर को ले रहा है और एयर को ही निकाल रहा है। ध्यान रखना, हमेशा एयर को हम लेते हैं
और एयर को ही निकालते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते, CO2 नहीं निकालते, एयर लेते हैं और एयर निकालते हैं। क्लियर? बिल्कुल। एयर को लेने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं इन 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 मतलब अंदर, आउट मतलब एक्स मतलब बाहर, एग्जॉस्ट बाहर, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, समझना। तो इस लेने की जो मैकेनिज्म है, लेने की मैकेनिज्म है, क्या बोल रहे हैं इसको हम, कहां से ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर से। और एटमॉस्फेयर में क्या 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 होता है? एटमॉस्फेयर की एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, CO2 भी होती है, सब कुछ होता है। यानी हम पूरी एयर को ले रहे हैं और लेने की मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे? लेने को बोलेंगे इंस्पायरेशन, निकालने को बोलेंगे एक्सपायरेशन। समझ गए ना मेरी बात? भाई एयर ले रहे हैं और एयर निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले रहे, CO2 नहीं निकाल रहे, एयर ले रहे हैं और एयर ही निकाल रहे हैं। समझ रहे ना मेरी बात? तो एयर लेके कहां जा रही है? एयर, एयर सीधा आपके लंग्स, फेफड़ों में जा रही है भाई, एयर फेफड़ों में जा रही है। अब एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में CO2 भी है और एयर में नाइट्रोजन भी है। ठीक है, समझो तीनों कैसे हैं, तीनों ही चीजें। तो लेने और निकालने की जो प्रोसेस है, लेने और निकालने की जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग। समझ रहे हो? भाई इस कमरे के अंदर जी विंडो लगी हुई है, ठीक है, मुझे घबराहट हो रही है यार, सफोकेशन हो रहा है, क्या करूंगा? विंडो खोलूंगा, बाहर की एयर अंदर, अंदर की एयर बाहर, यानी वेंटिलेशन। क्या कर दूंगा भाई? वेंटिलेशन करना है, बाहर की एयर को अंदर लाना है, अंदर की एयर को बाहर लाना है, वेंटिलेशन करना है। ठीक है, तो वेंटिलेशन मतलब ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर और अंदर की एयर को बाहर, एटमॉस्फेरिक को अंदर, अंदर की एयर को बाहर, इसी को ब्रीथिंग या वेंटिलेशन बोलते हैं। समझ रहे हो? हम चैप्टर में एनिमेशन भी यूज करेंगे, खाली एनिमेशन नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी समझ में आएंगी आपको। ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी मेरा ख्वाब था, काश मैं इसको 3D एनिमेशन से रिप्रेजेंट करता। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं, वो ख्वाब मेरा पूरा होने वाला है। ठीक है, वो टीम शायद कल या परसों में इसको बना के दे देगी मुझे। ठीक है, ब्रीदिंग का मैंने वो जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा वो चीजें वो मुझे मिलती जाएंगी। ठीक है, एकदम लेटेस्ट प्रिपेयर हो रही है आपके लिए, जितना वो टीम बना सकती है वो बनाएगी। मेरे जितने भी मेरे क्रिएशंस आ रहे हैं दिमाग के अंदर, मैं उन्हें बताता हूं तो वो टीम काम करती है, और बस बच्चों को जहां जहां मैं समझा सकता हूं 3D एनिमेशन से, वो चीज यूज करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? और जहां जहां कंसेप्ट दूंगा वो कंसेप्ट दूंगा, जहां अपने मैजिकल डायग्राम दूंगा डायग्राम दूंगा। ठीक है, और जहां जहां एनसीईआरटी की चीर फाड़ करनी है वो तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मतलब बहुत परफेक्ट लेके चलेंगे। मतलब मैं दावा करता हूं इस वाली बात का, आप मानोगे नहीं मानोगे, आप किसी भी ऑफलाइन में भी आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, फिर कंपैरिजन करना, बस मैं इतना ही बोलूंगा। फिर कंपैरिजन करना, आप 2-2.5 लाख खर्च कर लो, फिर कंपैरिजन करना। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा आप किस स्टैंडर्ड पर हो, कहां हो। ठीक है, मैं यहां तक का दावा करता हूं कि मेरे क्लास के अंदर 10th 9th 10th के बच्चे को बिठा देना, अगर वो मतलब सुपर लेवल के बच्चे को भी समझ लो मात ना दे दे तो मुझे बताना। ठीक है, इस लेवल का कराने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई। तो इन और आउट, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन एयर का, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम बेटा ब्रीथिंग। ब्रीथिंग। अच्छा, और क्या बोल सकते हो उसको? और क्या बोल सकते हो? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन टर्म यूज कर सकते हो उसके लिए। ब्रीथिंग या वेंटिलेशन टर्म यूज कर सकते हो इस चीज के लिए, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। तो एक स्टेप समझ में आई, ब्रीथिंग क्या होती है, वेंटिलेशन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक एयर का अंदर, अंदर की एयर का बाहर। अच्छा, बाहर की एयर अंदर क्यों आएगी? क्या पड़ी है उसको अंदर आने की? ठीक है, क्योंकि एयर का फ्लो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। भाई एयर का जो फ्लो होता है हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर होता है, तो अंदर प्रेशर कम होगा तभी तो बाहर की एयर अंदर आएगी। तो अंदर को क्या करना होगा? आपको लंग्स को एक्सपेंड कराना होगा। लंग्स में एक्सपेंशन नहीं है, लंग्स में एक्सपेंशन करो, लंग्स में एक्सपेंशन होगा। लंग्स तो एक्सपेंड नहीं करते, लंग्स जिस कैविटी में होते हैं वो कैविटी, थोरेसिक चैम्बर, वो एक्सपेंड करता है। लंग्स एक्सपेंड करेंगे, वैक्यूम जनरेट होगा, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए बाहर की एयर अंदर आएगी, इंस्पायरेशन। लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब उस चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम कम होगा,
प्रेशर बढ़ेगा, अंदर की एयर बाहर जाएगी, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर को तो हम चेंज नहीं कर सकते, पर थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम को चेंज करके हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं। यानी इन एंड आउट डिपेंड करता है आप इस थोरेसिक चैम्बर के एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होने पर। समझ में आया? वो तो हमारे कंट्रोल में है, वो तो हम कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंड भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। समझे? ठीक है, मजा आने वाला है, बस समझो, ठीक है। तो आगे चलने वाले हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, एटमॉस्फेयर। अब कहोगे सर इस एयर में से वो कौन सी एयर है जो ब्लड में जाएगी? तो ब्लड में सिर्फ बेटा यहां से ऑक्सीजन जाएगी। सर CO2 नहीं जाएगी? नहीं। सर नाइट्रोजन नहीं जाएगी? नहीं। सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों जाएगी? अगेन पार्शियल प्रेशर एंड डिफ्यूजन रेट, ठीक है। मतलब वो डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी के ऊपर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बेटा कि CO2 भाई एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर CO2 से ज्यादा है। समझ रहे हो? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर CO2 से ज्यादा है, इसीलिए भाई ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, यहां ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। समझ रहे हो? इसीलिए डिफ्यूजन कहां से कहां होगा? लंग से यहां हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। और CO2 कहां जाएगी? CO2 ब्लड में से वापस लंग्स में जाएगी। क्यों? क्योंकि लंग्स में CO2 कम है और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा है। तो ये हो क्या रहा है? आप बोलोगे सर डिफ्यूजन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, डिफ्यूजन चल रहा है कंटिन्यू। और डिफ्यूजन हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर नाइट्रोजन तो आपने लिखी ही नहीं, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर तो बहुत ज्यादा होता है। समझ रहे हो? 79 to 80% तो नाइट्रोजन ही होती है। अब बात आती है सॉल्युबिलिटी। भाई वही गैस डिफ्यूज करेंगी जो सॉल्युबल है। तो ऑक्सीजन और CO2 दोनों सॉल्युबल होती है, नाइट्रोजन सॉल्युबल नहीं होती। हाँ बेटा, अगर लैग आ रहा है तो एक बार रिफ्रेश मार दो, रिफ्रेश रिफ्रेश कर दो। कभी कभी लैग आता है तो रिफ्रेश करके वो लैग चला जाता है। हाँ हाँ, अभी मेम्ब्रेन पर भी आएंगे, ठीक है, डिफ्यूजन रेट मेम्ब्रेन पर भी आएंगे, अभी वो अलग चलेगा। तो अभी समझ रहे हो ना, ऑक्सीजन और CO2 का ही डिफ्यूजन हो रहा है, नाइट्रोजन पार्टिसिपेट नहीं कर रही क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। जो सॉल्युबल होता है वो डिफ्यूज होगा, ठीक है। एक बार समझ में आ गया? तो यहां क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एटमॉस्फेरिक लेवल पर, लंग्स लेवल पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, समझना। तो ये क्या हो रहा है बेटा? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन हो रहा है। इसको भी डब्बे में बंद कर दो। ये क्या चल रहा है? एक्सटर्नल रेस्पायरेशन चल रहा है। किस किस के बीच चल रहा है? ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लंग्स के बीच में डिफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होती है तभी अंदर आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है तो लंग्स से ब्लड में जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल, क्योंकि लंग्स लेवल पर हो रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बाय डिफ्यूजन। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब फाइनली ये ब्लड हार्ट की हेल्प से, हार्ट के पंप करने की वजह से पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो अब ये ब्लड फाइनल इसका मेन मंजिल क्या है? इसकी मंजिल है टिश्यू सेल्स। ये इसकी मंजिल है, यहां पहुंचेगा ये अपनी मंजिल के पास, ठीक है। ये टिश्यू है, सेल्स है, टिश्यू। अब कौन पहुंचाएगा? इसको पहुंचाने का काम करेगा यहां से। ये फाइनली मैं डायरेक्ट लिखता हूं, बीच में हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट होगा पर वो जरूरत नहीं है। फाइनल यहां पहुंचेगा और यह समझना यहां क्या पहुंचेगा बता दूं इसको भी। ये ब्लड वेसल्स है, ये टिश्यू के आसपास ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब यहां ऑक्सीजन जा रही है लोड होकर के, ऑक्सीजन आ गई, ये ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। अब ऑक्सीजन आ गई है, टिश्यू के अंदर क्या चल रहा था? टिश्यू के अंदर अंदर क्या चल रहा है? C6H12O6 का ब्रेक डाउन। कौन करेगा इसका ब्रेक डाउन? ऑक्सीजन करेगी। क्या बनेगा? CO2 बनेगी प्लस H2O बनेगा प्लस ATP
एनर्जी बनेगी। भाई हर सेल के अंदर ये मैकेनिज्म चल रही है, हर सेल को एनर्जी चाहिए, तो हर सेल को अपने फूड को ब्रेक करना पड़ेगा, कैटाबॉलिज्म होना पड़ेगा, और इस ब्रेक करने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो कंटिन्यू टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रही है, यूटिलाइज, कंटिन्यू ऑक्सीजन क्या कर रही है, इस ग्लूकोज को तोड़ रही है, CO2H2 और एटीपी एनर्जी के अंदर कंटिन्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है और कंटिन्यू CO2 प्रोड्यूस हो रही है। इसलिए ऑक्सीजन जा रही है, CO2 आ रही है, अगेन डिफ्यूजन। बताओ कौन सा होगा अगेन मैकेनिज्म, अगेन डिफ्यूजन। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ बेटा, कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हो? कंसेप्ट नो क्लियर, कोई नहीं अभी क्लियर करते हैं, ठीक है? अभी तो स्टेप है, एक स्टेप है, ठीक है? ठीक है, अभी तो एक स्टेप है। परफेक्ट, देखो बच्चों को परफेक्ट भी हो रहा है, एक बच्चा लिख रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बच्चे, हम एक बच्चे को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? कंसेप्ट है कुछ भी नहीं, कंसेप्ट ये है कि कंटिन्यू बाहर से ऑक्सीजन कहां आ रही है, अंदर। क्यों अंदर आ रही है? क्योंकि कंटिन्यू ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहां पर, यूटिलाइजेशन, ठीक है? कंटिन्यू CO2 अंदर से कहां जा रही है, बाहर। क्यों CO2 बाहर जा रही है, यहां ऑक्सीजन आ रही है, CO2 जा रही है। क्यों बेटा? क्योंकि यहां प्रोड्यूस हो रही है और धीरे धीरे लंग्स की तरह डिफ्यूज होकर बाहर जा रही है। समझ रहे हो? ये हो रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो अगला मैकेनिज्म यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये क्या चल रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कंटिन्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस चल रहा है, कॉन्टिन्यू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस चल रहा है, ठीक है? चलो भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बाद कहां पहुंच गए, टिश्यू के पास। टिश्यू में क्या चल रहा है, टिश्यू को चाहिए एनर्जी, सेल को चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी कहां से लाएगी सेल, अपने खाने को तोड़ेगी, तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहां से आ रही है, ट्रांसपोर्ट होकर के आ रही है। तो तोड़ेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनेगी। तो यहां कंटिन्यू ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, CO2 बन रही है, और अगेन क्या चल रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्या चल रहा है यहां पर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अगेन क्या चल रहा है यहां पर, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। अब जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस चल रहा है ये इंटरनल लेवल पर चल रहा है, ठीक है? और यहां जो ब्लड है वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, शुद्ध रक्त होगा। भाई बच्चे इसको अशुद्ध रक्त बोलते हैं, अशुद्ध का मतलब ऐसा नहीं इसमें अशुद्धियां मिली हैं, इसमें ऑक्सीजन का लेवल कम है, CO2 का लेवल ज्यादा है। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है, CO2 का लेवल कम है, ठीक है? इसलिए इसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड में डिवाइड किया है। समझ पा रहे हो या नहीं? तो यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और टिश्यू, उसके बीच में क्या चल रहा है, कॉन्टिन्यू डिफ्यूजन, और इंटरनल लेवल पर चल रहा है, तो इसी को बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है? तो समझना मेन पर्पस क्या है, ये कितनी टोटल मैकेनिज्म हुई, टोटल मैकेनिज्म यहां पर सिर्फ 4 हैं। पहला मैकेनिज्म क्या है, ब्रीथिंग एंड वेंटिलेशन। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तीसरा मैकेनिज्म क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और चौथा मैकेनिज्म क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। इन 4 मैकेनिज्म का मेन पर्पस क्या है, क्यों हो रहे हैं 4 मैकेनिज्म? इनका मेन पर्पस है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाओ और अंदर से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करो, ठीक है? एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को कंटिन्यू अंदर पहुंचाओ और अंदर से CO2 कंटिन्यू बाहर रिलीज करो, ये मेन पर्पस है। अंदर क्यों पहुंचाओ भाई ऑक्सीजन को, क्योंकि इस टिश्यू को कंटिन्यू ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि इसको एनर्जी चाहिए, फूड का ऑक्सीडेशन करना है, इनडायरेक्ट ब्रेक डाउन करना है, कैटाबॉलिज्म करना है, जिससे CO2 बनती है जो हाईली टॉक्सिक होती है, एक्सक्रीटरी गैस है, उसको बाहर निकालना है क्योंकि टॉक्सिक है, ठीक है? कॉन्टिन्यूस को बाहर निकाल रहे हैं। इसको समझ लेना मेरी बात, ये चारों मैकेनिज्म इसको बोलते हैं फिजिकल प्रोसेस, ठीक है? क्योंकि रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन इज अ, ठीक है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या नहीं? ठीक है, कोई नहीं, एकदम सुपर BMS, ठीक है? अब पूरा मैकेनिज्म फिर से मैं एक बार तरीके से पूरा मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा, यहां ऐड करते हैं इसको, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लेके आता हूं, थोड़ी एक लाइन ऐड करनी है इसके अंदर। अब ठीक है।
अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या है, क्या है भाई रेस्पिरेशन? इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। सर क्या है फिजिको केमिकल प्रोसेस? सर क्या है ये फिजिको केमिकल प्रोसेस? भाई क्या क्यों बोल रहे हैं इसको फिजिको केमिकल प्रोसेस? ठीक है, फिजिको का मतलब इसमें फिजिकल प्रोसेस भी है, इसमें केमिकल प्रोसेस भी है। अब फिजिकल प्रोसेस क्या है? फिजिकल भौतिक, केमिकल रासायनिक, क्या है ये फिजिकल और केमिकल? समझना मेरी बात। अगर मैं फिजिकल प्रोसेस की बात करता हूं तो इसमें क्या क्या स्टेप आएंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। ये चार मैकेनिज्म है जो एक भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है। पहली स्टेप क्या थी? ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में आना और लंग्स की एयर का बाहर जाना। समझ रहे हो? वातावरणीय वायु का फेफड़ों में, लंग्स में एंटर करना और लंग्स की एयर का वापस, ये फिजिकल प्रोसेस है। समझ रहे हो? कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हो रही है, वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से हो रही है। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। डिफ्यूजन ऑटोमेटिकली हाई हाई से लो की तरफ डिफ्यूजन चल रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब बता दिए इंटरनल ब्रीथिंग, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, यानी इस पूरी चारों मैकेनिज्म का मेन पर्पस है एटमॉस्फेरिक एयर को टिश्यू के पास पहुंचाना और टिश्यू की एयर को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। ये फिजिकल प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। समझ रहे हो? मेन प्रोसेस कहां होती है? सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर, इसको बोलेंगे केमिकल प्रोसेस। तो जो फिफ्थ बता रहा हूं, फिफ्थ मैकेनिज्म, ये केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल प्रोसेस में कौन सा स्टेप आएगा? केमिकल प्रोसेस में आएगा फिफ्थ स्टेप। केमिकल प्रोसेस में आएगा फिफ्थ स्टेप, जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू होती है, जो हम बॉटनी में पढ़ाते हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उन सारी मैकेनिज्म के थ्रू हम करते क्या है? कैटाबॉलिज्म, ब्रेक डाउन, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, CO2 H2O और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ये केमिकल प्रोसेस है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। सबको एनर्जी चाहिए। समझ रहे हो? जहां एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहां ग्लाइकोलिसिस तो होगी ना, पर यह प्रोसेस सबके अंदर होगी जिसको एनर्जी चाहिए, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए। यानी इन चार स्टेप के अंदर अंतर मिलेगा, पर पांचवा स्टेप सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होगा। इन चार स्टेप का पर्पस क्या है? बाहर की एयर को यहां तक पहुंचाना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि कॉकरोच में फिजिकल प्रोसेस क्या है, तो आप बोलोगे कॉकरोच में लंग्स तो नहीं होते, उसमें ट्रैकिया होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। कॉकरोच में ट्रैकियल सिस्टम होता है। तो एटमॉस्फेयर से एयर ट्रैकिया के थ्रू होते हुए टिश्यू में जाती है। ठीक है, और टिश्यू की CO2 ट्रैकिया से होती हुई बाहर जाती है। तो वहां पर तो ये लंग्स, ये डिफ्यूजन, ये ट्रांसपोर्ट, ये चीजें तो है ही नहीं ना। तो फिजिकल प्रोसेस कॉकरोच में अलग हो गई। अगर मैं फिश की बात करता हूं, फिश में गिल्स होते हैं, गिल्स। आप समझना, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, तो गिल्स के थ्रू डिफ्यूजन करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा इसके अलावा, ठीक है, कहीं बुक लंग्स होते हैं, कहीं बुक गिल्स होते हैं। समझ रहे हो? कहीं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। तो प्लांट की बात कर लो, प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू, प्लांट में स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये मैकेनिज्म वेरी कर सकती है, क्योंकि इस मैकेनिज्म का एक ही पर्पस है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर, CO2 को अंदर से बाहर। अगर मैं आपसे कहूं कि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के इक्वल कर दूं, तो बताओ क्या होगा? जरा बताओ क्या होगा? अब दोनों दोनों जगह का अगर मैं पार्शियल प्रेशर इक्वल कर दूं तो बताओ क्या होगा? फटाफट बताओ। ठीक है, टिश्यू के अंदर और बाहर अगर मैं पार्शियल प्रेशर बराबर कर दूं तो क्या होगा? डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगा। बाहर की ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंचेगी, अंदर की ऑक्सीजन और CO2। समझ रहे हो? CO2 का अलग केस है। ठीक है, सेम CO2 की केस पूछ सकते हैं, जितना CO2 का पार्शियल प्रेशर अंदर है उतना ही मैं बाहर कर दूं तो क्या होगा? CO2 अंदर से बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। अगर पार्शियल प्रेशर बराबर कर दोगे तो डिफ्यूजन नहीं होगा। भाई बैलून फुला रहे हो, बैलून है नहीं है, बैलून फुला रहे हो,
बैलून को जब छोड़ोगे तो एयर अंदर से बाहर आएगी, समझ रहे हो, एयर अंदर से बाहर आएगी। क्यों अंदर से बाहर आएगी? अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, ठीक है, समझ रहे हो, अंदर प्रेशर ज्यादा है, बाहर प्रेशर कम है, सिंपल सी बात। तो डिफ्यूजन हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, ये क्लियर है? नो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्यों नहीं होगा भाई, ठीक है। लैग अगर आ रहा है, अगर लैग, यस यस सर प्लीज रिपीट कर दो, कर देता हूं। वॉइस भी परफेक्ट होनी चाहिए यार, एक बार देख लेते हैं वॉइस। यार वॉइस परफेक्ट है, एक बार डिवाइस चेक करो आप, वॉइस एकदम परफेक्ट है, एकदम सुपर खतरनाक, ठीक है। वॉइस मिसमैच, वॉइस मिसमैच कैसे करेगी यार? हेलो हेलो हेलो, ओके ओके, बीएमएस, अच्छा बीएमएस मतलब नए बच्चे हैं, बीएमएस का मतलब होता है ब्रेन में सेट, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ब्रेन में सेट ना हो जाए, पक्की बात है, ठीक है। तो अभी ये एक ओवरव्यू है जो बताता है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। यहां हम बता रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो कैसी मैकेनिज्म है, ठीक है। रेस्पिरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, इसमें एक फिजिकल प्रोसेस भी होती है, इसमें केमिकल प्रोसेस भी होती है। फिजिकल प्रोसेस क्या है? फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है एटमॉस्फेयर की एयर को टिश्यू के अंदर तक पहुंचाना और अंदर की जो CO2 है उसको बाहर लेके जाना, ये फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो केमिकल प्रोसेस क्या होती है? जो ऑक्सीजन आप अंदर पहुंचा रहे हो वो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू ग्लूकोज को तोड़ रही है और एनर्जी बना रही है, ये केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है, यानी उसमें अंतर देखने को मिलता है, पर केमिकल प्रोसेस जो सेल के अंदर होती है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूडिंग प्लांट समान होती है, सिमिलर होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता, क्लियर है? अब फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं, तो फिजिकल प्रोसेस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि ह्यूमन सिलेबस में है। तो ह्यूमन के केस में आप एटमॉस्फेयर से एयर लेते हो, एक मिनट एक मिनट, हेलो बेटा, अब ये बताओ फटाफट, वॉइस क्लियर है या नहीं? वॉइस बताओ, वॉइस सही है ना? चलो ठीक है, वॉइस क्लियर है ना? देखो एक मैंने भी रिफ्रेश कर दिया, एक बार तुम भी एक बार रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करने से चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया है मैंने एक बार, यस सर, ओके परफेक्ट, बहुत सुपर सुपर। तो कभी कभी ऐसी कोई चीज आए ना, एक बार रिफ्रेश कर लिया करो, ठीक है, रिफ्रेश करने से चीजें इंप्रूव हो जाती हैं, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं, है तो ये डिवाइस ही, ठीक है। चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो एक बार मैं फिर से लेके चल रहा हूं कि फिजिकल प्रोसेस के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा पर केमिकल प्रोसेस के अंदर कभी भी आपको अंतर नहीं मिलेगा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर केमिकल प्रोसेस होती क्या है? सर हमने तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी सुना है, अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन का पार्ट है जिसमें मैं जोड़ रहा हूं, कनेक्ट कर रहा हूं, छोटा सा पार्ट, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी मुझे क्लियर करनी है, ठीक है। अब एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखोगे तो एनसीईआरटी बोलती है, केमिकल प्रोसेस को समझाने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी, स्टार्टिंग में पहली लाइन समझाने की कोशिश कर रही है एनसीईआरटी की कि केमिकल प्रोसेस मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया,
सेल के अंदर होने वाली प्रक्रिया जिसको हमने नंबर 5 ना अभी दिया था, नंबर 5 सेल के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, टिश्यू के अंदर जो हो रहा है। तो सर क्या होता है इसके अंदर, अब मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पर एनसीईआरटी की पहली लाइन दे रखी है, तो एनसीईआरटी को आप कनेक्ट करूंगा क्योंकि एनसीईआरटी को मैं कनेक्ट करके चलूंगा। यहां हो रहा है इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। क्या हो रहा है यहां पर? इनडायरेक्ट क्या हुआ भाई, कोई नहीं, ठीक है, हाँ अब सही है। इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ, ठीक है, ग्लूकोज बोल सकते हो, ठीक है, अमाइनो एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है, फैटी एसिड भी बोल सकते हो, एटसेट्रा। इन सब का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन जो एनसीईआरटी लिखती है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं जिससे कि एनसीईआरटी की तो पकड़ करनी है। और हो क्या रहा है, इसका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होने से हो क्या रहा है, इसका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा, H2O का भी फॉर्मेशन होगा, और प्लस ATP का निर्माण होगा जो चाहिए हमें, फॉर्मेशन ऑफ ATP। अच्छा, इस मैकेनिज्म को बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन का मतलब है टूटना। टूटने को हम एनसीईआरटी क्या बोलती है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। कई बच्चों को कैटाबॉलिज्म नहीं पता होगा, समझाता हूं मैं, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं, इनको मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं, समझना। मैंने अभी बताया ना, दो ही टाइप की मैकेनिज्म होती है, कुछ टूट रहा है या कुछ बन रहा है। टूट रहा है कैटाबॉलिज्म, बन रहा है एनाबॉलिज्म, ठीक है। तो रेस्पायरेशन, एक जो रेस्पायरेशन की मैकेनिज्म पूरी पढ़ा रहा हूं आपको, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एटसेट्रा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, कैटाबॉलिज्म भी बोल सकते हो। कैटाबॉलिज्म हो रहा है, CO2 बन रही है, H2O बन रहा है, ATP बन रही है। अब जो कैटाबॉलिज्म जो हो रहा है ना, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है, समझ रहे हो? तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी जो कैटाबॉलिज्म है, ये अब दो चीजें एनसीईआरटी की पहली लाइन भी क्लियर करनी है, और सेलुलर रेस्पिरेशन जो एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, कोशिकीय श्वसन, उसका भी पहला पैरा है। दोनों को कंबाइन करके ही कंसेप्ट सेट होगा, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ग्लूकोज अमाइनो एसिड फैटी एसिड हो रहा है, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब क्यों बोला? इनडायरेक्ट का देखो, डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाला, जला दिया, ब्रेकडाउन, डायरेक्ट ब्रेकडाउन। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब है डिफरेंट टाइप के पाथवे, चक्र, समझ रहे हो, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सब के द्वारा किसी चीज का टूटना, ऑक्सीडेशन, कैटाबॉलिज्म। समझ रहे हो, कैटा मतलब टूटना, ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 H2O ATP बन रही है, ये है सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बॉटनी वाला पार्ट में ऐड कर देता हूं, कंसेप्ट पूरा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। अगर मैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोलता हूं तो उसको बोलते हैं एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में, भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी तो टूटती हैं चीजें, सुना होगा फर्मेंटेशन, किड वन, ठीक है। सुना होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो इसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोल देते हैं।
तो ये तो समझ में आ गया भाई एरोबिक और एनारोबिक में अंतर क्या होता है, एक एक रिएक्शन से। और एक छोटी सी रिएक्शन है जो हम बॉटनी में लिखाते हैं, ठीक है, एक बार लिख देता हूं क्योंकि वो सिलेबस में तो है ही आपके। अगर एरोबिक की बात करूंगा तो क्या होगा, C6H12O6 का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, टूटेगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, ये तो बता ही चुके हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा। तो यहां पर CO2 प्लस H2O प्लस अच्छा कितनी एटीपी, एटीपी लिखनी थी मुझे, यहाँ 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा, समझना। जबकि अगर एनारोबिक की बात करता हूं, एनारोबिक की बात करता हूं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो C6H12O6 जो ग्लूकोज है वो दो तरीके से टूट सकता है, समझना, दो तरीके से मैकेनिज्म हो सकती है, मैं ऐसे समझो ऐसे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो ये रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है, समझ रहे हो। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटने से दो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं। सर कहां बनता है लैक्टिक एसिड, समझो मेरी बात। अच्छा इसके अलावा और क्या बन सकता है, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं, ठीक है, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल भी बन सकते हैं। ठीक है, पर जब अल्कोहल बनता है तो CO2 बनती है, जब लैक्टिक एसिड बनता है तो CO2 नहीं बनती, समझ रहे हो ना। अल्कोहल बनता है तो CO2 बनती है, लैक्टिक एसिड बनता है तो CO2 नहीं बनती, ये ध्यान रखना, ठीक है। और दोनों के ही केस में, दोनों के ही केस में यहां पर भी 2 ATP बनेगी और यहां पर भी 2 ATP बनेगी। सर यहां 2 ATP बन रही है या 38 ATP बन रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो। आप देखो इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन अगर है तो आप आग लगाओ, आग लगेगी, और ऑक्सीजन नहीं है तो धुआं धुआं निकलेगा, आग नहीं लगेगी, समझ रहे हो। अगर इस कमरे के अंदर से मैं ऑक्सीजन निकाल दूं सारी और फिर मैं आग लगाने की कोशिश करूं, नहीं लगेगी, धुआं निकलेगा, ठीक है। तो धुआं निकालना है, आग लगानी है, आग लगानी है तो एरोबिक रेस्पिरेशन, धुआं निकालना है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो डिटेल्ड में पढ़ोगे सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, डिटेल्ड में, क्लियर है बिल्कुल। पर ध्यान रखना यहां कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ज्यादा एनर्जी बनेगी, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ओनली 2 ATP बनेगी। पर एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें CO2 नहीं बनती, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, समझ रहे हो। और अल्कोहल, अच्छा क्या हमारी बॉडी के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्या हमारी बॉडी के अंदर अल्कोहल बनता है, अगर हमारी बॉडी में अल्कोहल बनता तो जितने भी शराब के ठेके हैं ना वो बंद हो जाते, हम क्या करते, ठीक है, हम खूब मेहनत करते, इतनी मेहनत करते कि बॉडी में एरोबिक की जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता तो अल्कोहल शरीर के अंदर बनता, समझ रहे हो। तो इतने ठेकों पे जाने की जरूरत नहीं होती, इंसान मेहनत करता मस्त, समझ रहे हो, समझ गए ना मेरी बात, हाँ समझ रहे हो। तो अब भाई शरीर के अंदर अल्कोहल नहीं बनता, ये प्रोसेस बॉडी के बाहर होती है। हाँ लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर बनता है, इन मसल्स, इन मसल्स, मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। मुझे याद है अपना एक केस, सबके संग हुआ होगा यार, ठीक है, शायद मैं ट्वेल्थ में था, ट्वेल्थ में था तो एक मेरा दोस्त था, ठीक है, उसने मुझे बुलाया कि यार आज जिम आ तू, ठीक है, मैं जिम जाता हूँ, बहुत बढ़िया यार, आता हूँ देख के आता हूँ जिम क्या है कैसी क्या, ठीक है, जिम जिम गए, ठीक है। तो भाई वो तो जिम जाता था, मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है, वो जिम में जाता था ना, 10-10 किलो के बंडल थे, 10 उसमें लिखा हुआ था 10, धुआंधार करने में लगा 10-10 kg के डंबल से। और बोला मुझसे तू करके देखा, अभी इज्जत की बात है, तू कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है भाई मैं भी करता हूँ, उठाया, मैं उठाया, लेकिन 10 क्या 15 करूंगा मैं तो, उठाए 15 के मैंने डंबल, और लग गया ये तूने 10 किए मैं 15 करूंगा, ठीक है, 15 किए, ठीक है। उसने कहा चल बेंच प्रेस करते हैं, मैंने चल करते हैं बेंच प्रेस, ठीक है, तू कितने कर लेता है, मैं 10 करता हूँ, मैं 15 करके दिखाऊंगा। अब भाई ये बेंच प्रेस पे लग गए, ठीक है, खूब धुआंधार बेंच प्रेस की, ठीक है। उसने जो कहा, ठीक है भाई इज्जत का सवाल था, ठीक है, तू रोज जाता है, हम आ जाए, हम किसी से कम थोड़ी ना है, हमने भी डट के की, ठीक है। फिर क्या हुआ, अंदाजा लगाओ क्या हुआ होगा, ठीक है, घर गए, ठीक है,
फिर तो ये हालत थी, समझ रहे हो, आप सोच नहीं सकते, ठीक है, इतनी बुरी हालत थी, किसी ने छू भी लिया, ओ छूने की जरूरत नहीं है, मर जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो जब फ्रेश होने के बाद हाथ धोने जाते थे ना, तो फ्रेश कैसे होते थे वो भी मुझे पता है यार, क्या हालत होती थी, हाथ भी नहीं धुलते थे, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ था, समझ रहे हो ना, किसी ने उंगली से टच भी कर दिया ना, दम निकल गई पूरी की पूरी। तब समझ में आया हो क्या गया, क्योंकि वो रोज एक्सरसाइज करता था, उसकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हुआ, मेरी मसल्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया, समझ रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन लिमिटेड थी, वो यूटिलाइज हो गई और लैक्टिक एसिड बन गया, और ये लैक्टिक एसिड मेरी मसल्स में डिपॉजिट हो गया, तो मेरी हालत बहुत, समझ रहे हो, बताने वाली नहीं थी, ठीक है। कभी तुम्हारे संग हुआ हो तो मुझे नहीं पता, ठीक है, एक दिन तुमने भरपूर काम कर लिया हो, फिर तो ये हालत हो जानी लॉक। एक बार मेरा मसल्स लॉक हो गई थी, डंबल एकदम बहुत ज्यादा कर लिए ना, तो मसल्स लॉक लग गई, अब मैं सीधी करने की कोशिश करूं, हाथ ही सीधा ना हो, बस ऐसे हो गई, ये क्यों, लैक्टिक एसिड जम गया, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो गया, और जब लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है ना, आय हाय भाई पूछो मत, बहुत बुरी हालत होती है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है। कभी आपने एक दिन बहुत ज्यादा काम किया हो और रूटीन लाइफ के अंदर काम बिल्कुल ना किया हो, फिर देखो क्या होगा, कुछ चीजें बता नहीं सकते, ठीक है, पर बहुत बुरी स्थितियां होती हैं, समझ गए, समझ गए होगे, ठीक है, चलो ठीक है, तो समझ में आया। तो ये ध्यान रखना है, एल्कोहल बॉडी के बाहर बनता है और ये बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है। मैं आपसे कहूं कि एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या है, एरोबिक के अंदर H2O बनता है, एनारोबिक के अंदर H2O नहीं बनता, ठीक है। हाँ, CO2 कौन सा एनारोबिक ऐसा है जिसमें CO2 नहीं बनती, लैक्टिक एसिड के केस में CO2 नहीं बनती, यहां CO2 बनती है, वो छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत बेसिक्स, और क्वेश्चन आ गया ना गलती करके आओगे, ठीक है, गलती करके आओगे, पर मैं गलत करने नहीं दूंगा, कंसेप्ट बेस साथ लेके चलूंगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं बात कर रहा हूं ग्लूकोज का, 2 लैक्टिक एसिड 2 अल्कोहल, पर यहां पर CO2 नहीं बनेगा, CO2 बनेगा, दोनों के केस में H2O नहीं बनेगा, क्योंकि H2O हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन में बनता है, एनारोबिक के केस में H2O नहीं बनता। आई या नहीं आई, आई तो एक बार आग लगा दो। यस, ब्रेन में तो ऑक्सीजन चाहिए, तभी तो, अब बच्चा लिखा सर ब्रेन में तो ऑक्सीजन बहुत चाहिए, यस, तभी तो आप जब खाना खाते हो तो ब्रेन दुष्ट है, ब्रेन को जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो ले लेता है, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड नहीं बनाता, ये उसकी खास बात है, ठीक है। जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया, खाना खाया तो सारा सर्कुलेशन कहां लग जाएगा, खाने के डाइजेशन के अंदर लग जाएगा, और खाना खाने के बाद आपको एकदम बस समझ रहे हो ना, नशा आएगा, खतरनाक नींद, क्योंकि उस समय ब्लड का सर्कुलेशन कहां काम कर रहा है, फूड के डाइजेशन के अंदर, तो ब्लड की सप्लाई कहां रुक गई, ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कम होते ही तो ब्रेन कहता है भाई ऑक्सीजन कम है तो मैं लैक्टिक एसिड तो बनाऊंगा नहीं, मैं काम करना बंद कर दूंगा, तो ब्रेन तुरंत, ठीक है, स्लीप इंड्यूसर एक्टिवेट करता है, स्लीपिंग हार्मोन, ठीक है, जैसे सेरोटोनिन हुआ, ठीक है, और गाबा हुआ, तो इनकी हेल्प से आपको सुला देता है, तो खाना खाने के बाद नींद आती है, या ब्रेन में किसी भी कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए, ऑटोमेटिकली आपको नींद वाली कंडीशन आना चालू हो जाती है, यूनिंग स्टार्ट हो जाती है। समझ में आया, तो ये क्या है, यूनिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसको आने का मतलब है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ब्रेन कह रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले, CO2 निकाल, नहीं तो मैं सोने वाला हूं भाई, ठीक है। इसलिए खाना खाने के बाद पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए, जिससे कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम ना हो जाए, आप उस समय ब्रेन पे जोर डालोगे तो कहां समझ में आएगा, तो सो जाना चाहिए खाना खाने के बाद, ठीक है, एकदम नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये कंसेप्ट था व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इट इज अ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन भी पूरी हो रही है, एनसीईआरटी बोलती है इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अमीनो एसिड फैटी एसिड एटसेट्रा, इसको एनसीईआरटी बोल रही है कैटाबॉलिज्म, एनसीईआरटी बोल रही है CO2H2O एटीपी बन रही है, एनसीईआरटी बोल रही है CO2 एक्सक्रीटरी गैस है, इसको निकालना पड़ेगा, ये बाहर निकल जाती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। और ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है, हाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी होता है, एब्सेंस में भी होता है, प्रेजेंस में होगा एरोबिक, एब्सेंस में होगा एनारोबिक, एरोबिक होगा तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन 38 एटीपी बनेगी, और एरोबिक में H2O बनता है, एनारोबिक में H2O नहीं बनता, एनारोबिक होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ओनली 2 एटीपी बनेगी, हाँ H2O नहीं बनेगा, पर एक केस है इसमें CO2 बनता है और एक केस में CO2 नहीं बनता, मसल्स के अंदर जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो CO2 नहीं बनेगा, और बाहर जब एल्कोहल बनेगा तो CO2 बनेगा,
आई या नहीं आई? यस, यस, यही चाहिए, यही सही है। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर। हमारे हार्ट में, हमारे हार्ट, हार्ट में बताऊंगा आपको, अभी रुक जाओ, सब्र करो। मैं हार्ट में बताऊंगा, मसल्स वाले हार्ट का जो मसल्स वाला पार्ट है ना, हार्ट कंटिन्यू ब्रीथ करता है, पर हार्ट के पास कुछ चीजें ऐसी हैं, यानी हार्ट लैक्टिक एसिड बनता है, उसको यूटिलाइज कर लेता है। मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड यूटिलाइज नहीं होता, वो कोरी साइकिल है, मसल्स वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। हार्ट लैक्टिक एसिड को भी यूटिलाइज कर लेता है और एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है, डिपॉजिट नहीं होने देता। इसके अलावा हार्ट मसल्स के पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से वो विदाउट फटीग, बिना थके, निरंतर कंटिन्यू धड़कता रहता है। वो खास बात है, सारी मैं बताऊंगा हार्ट वाले चैप्टर में, यहां भी उसको इंटरप्रिटेट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, और बताओ 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 बताओ। नोट्स आपके देखो, ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है, ये मिल जाएंगे। और अभी इसके हैंड राइटिंग नोट्स मेरे पास रेस्पिरेटरी के नहीं आए, ठीक है। मैं मतलब समझो एक तरीके से मैं एक बच्चे से बनवा रहा हूँ, उसकी बहुत प्यारी सी राइटिंग है, ठीक है। और कुछ उसने बना के दे दिए हैं हैंड राइटिंग नोट्स, वो भी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। ये भी अपलोड होंगे, ठीक है, ऐप पर ही। क्लियर है बिल्कुल? अभी मैं आपको बता दूं, ऐप पर इन नोट्स के अपलोड होने वाला फीचर अभी शायद अपडेट नहीं हुआ, पर हमने एक फोल्डर बना करके उसको अपडेट कर दिया है, हमने अपलोड कर दिए, ध्यान रखना, ठीक है। आपको मिल जाएंगे वो नोट्स, ऐप पर भी मिल जाएंगे, और हम साथ में अभी टेलीग्राम पर भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत करो, ठीक है। धीरे, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे इसको सुपर लेवल पर लेकर के आ रहे हैं। फिर भी 40-50 दिनों में यार बहुत सुपर लेवल पर लेके आ चुके हैं, इसमें हम टॉप लेवल पर लेके जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। मतलब इसके अंदर इतनी चीजें ऐड करने वाले हैं फ्यूचर में, जो प्लानिंग है हमारी इस ऐप के अंदर, इन 2-4 महीने के अंदर बहुत अपडेट कर देंगे। मतलब 2 महीने ही मुझे, मतलब जो हमारा टारगेट है 2 मंथ के अंदर उसको सुपर लेवल पर अपग्रेड करने का है, ठीक है। टेंशन नहीं लेना किसी भी चीज के लिए, बस क्लास को इस तरीके से आपको लेना है कि आपको टाइम से पहले आना है, टाइम से पहले आना है, ध्यान रखना, ठीक है। लाइव का मतलब जेन्युइन लाइव है, जेन्युइन लाइव, ठीक है। जैसे आप ऑफलाइन में जाते हो, पढ़ाएंगे भी बिल्कुल ऑफलाइन की तरह, ठीक है। बस आपका कमेंट वाला सेक्शन अभी अपडेट होने वाला है कुछ दिनों के अंदर, जिसमें आप लेक्चर के बाद अपने सारे कमेंट लिख सकते हो, फिर आपके सारे कमेंट को हम देख करके अगली क्लास में उसको अपडेट भी करेंगे। मतलब आपको फील कराएंगे आपके साथ हैं, आपके बगल में बैठे हैं, बिल्कुल पूरा ध्यान है आपके ऊपर, पूरी निगाहें आपके ऊपर, ठीक है। छोड़ेंगे नहीं, कमर कस लेना इस बार हम भी, ठीक है। पीछे नहीं हटेंगे और आपको हटने नहीं देंगे, पक्की बात है, ठीक है। आगे आ जाओ, यहां तक एकदम कंसेप्ट क्लियर है, व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स। अगर मैं एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करूं, समझना, अगर मैं एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करूं, इवोल्यूशनरी ट्रेंड समझो, ठीक है। इवोल्यूशनरी, जैसे एक एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाएगा कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी, वेरी का मतलब है डिफरेंट होती है, वेरी करती है अमोंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जो किस पर डिपेंड करती है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैं भी दूंगा सीरीज के अंदर। ये डिपेंड किस पर करती है? डिपेंड मेनली आपका हैबिटेट क्या है और आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आप समझो, समझाता हूं इस चीज को। भाई आप कहाँ रहते हो, आप किस वातावरण में रहते हो, आप पानी के अंदर रहते हो तो आपके फेफड़ों से तो काम होगा नहीं, आपके पास गिल्स होंगे, ठीक है। आप एयर में रहते हो, ठीक है, जहां पर मॉइस्चराइज एयर है तो आप क्यूटेनियस मॉइस्ट एयर के थ्रू भी कर सकते हो, आप फेफड़ों के थ्रू भी कर सकते हो, आप ऐसी, समझ, डिपेंड करता है, आप ट्रेकिया के थ्रू भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके हैबिटेट के ऊपर, ठीक है। आप किस वातावरण में रहते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग क्या होगा, ठीक है। तो आपके हैबिटेट पे भी करता है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझते हो कि जैसे जब इवोल्यूशन हुआ, उद्ध विकास, तो पहले पहले जो एनिमल थे ना वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ थे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ से सिंपल टाइप के स्पॉन्ज बने, इसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कई सेल के मिलने से बनने वाला ऑर्गेनाइजेशन। और पहला एनिमल बना पॉरीफेरा, पॉरीफेरा, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा। अब पॉरीफेरा के बाद कौन आए? पॉरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आए, सिलेंट्रेटा के बाद कौन आए? टीनोफोरा आए, टीनोफोरा के बाद कौन आए? टीनोफोरा के प्लेटियलमंथीज आए, फिर एस्केलमंथीज आए,
ऐसे ऐसे एवोल्यूशन होता गया, फिर ऑर्थोपोड आए, फिर सॉरी एनिलिड आए, फिर ऑर्थोपोड आए, ठीक है। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन था सिर्फ सेल के मिलने से कोई बॉडी बन रही है, सेल्यूलर। फिर आगे क्या बना, यहां पर टिश्यू बन गए थे, इनके अंदर टिश्यू बन गए थे, फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू। फिर आगे जाकर के प्लेटी के अंदर ऑर्गन बन गए थे, ऑर्गन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे जाकर के ऑर्गन सिस्टम बन गए थे, यानी कई ऑर्गन के मिलने से जो चीज बनती है वो सिस्टम है। जैसे मानो यहां पर जो एक सेल है, ये सेल डाइजेशन भी कर लेती है, रेस्पिरेशन भी कर लेती है, रिप्रोडक्शन भी कर लेती है, तो उसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, शरीर और विशाल हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, तो एक सेल काम नहीं कर रही थी, कई सेल मिलकर के एक काम कर रहे थे, ठीक है। डाइजेशन का काम कई सेल मिलके करेंगे, तो कई सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल विद सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उसको टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर कई टिश्यू मिलकर के एक काम कर रहे थे, कई और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई, तो कई टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन, तो उसको बोला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई, समझना, आगे जाकर के कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ गई, फिर टिश्यू से भी काम नहीं चल रहा था, कई टिश्यू मिलकर के एक सिस्टम, सॉरी कई ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आप जानते हो लीवर भी होता है, पेनक्रियास भी होता है, स्टमक भी होता है, कई ऑर्गन मिलकर के काम एक कर रहे हैं, डाइजेशन, तो इसको हमने ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन होते गए और उनके हैबिटेट, यानी वो जिस वातावरण में रहते हैं उसके हिसाब से कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी ऑर्गन में भी अंतर आते गए, जो मैंने बताया, ठीक है। क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मेन पर्पस क्या है, वातावरण से ऑक्सीजन को टिश्यू के अंदर पहुंचाना, टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर के अंदर, ये पर्पस है इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। समझ में आया, ये पर्पस है इन, समझ रहे हो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। तो इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जो वेरिएशन देखने को मिलते हैं वो दो चीजों पर निर्भर करते हैं, एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा हैबिटेट क्या है उनका, किस वातावरण में वो रहते हैं। तो ये लाइन एनसीईआरटी की समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल, डायरेक्टली आपको याद करने हैं। और ध्यान रखना है, कल से आग लगना चालू हो जाएगी, कल से मैं, आज पहला लेक्चर था, मैं पहले दिन बच्चों को ज्यादा मतलब मस्ती से कराऊंगा, बेसिक्स कराऊंगा, सोच के आया था, थोड़ा सा रिलैक्स रखूंगा बच्चों को, ठीक है, क्योंकि पहले दिन लोड नहीं डालना है। पर ये कमर कस लेना, आगे क्या क्या होने वाला है वो चैप्टर के एंड तक पता चल जाएगा कि क्या स्ट्रेटेजी है, समझ रहे हो। एक चैप्टर का अंत आपको बता देगा कि अब आगे किस तरीके से हम चलने वाले हैं, मतलब आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, ये लिख लो कोरे कागज पर, आप किसी से कंपैरिजन, बस एक ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप डिवाइस, हम दोनों सामने नहीं है, पर मैं फील ही नहीं होने दूंगा आप मेरे सामने नहीं हो, ठीक है। बस एक ही चीज है कि हम डिवाइस में कैमरे से बातें कर रहा हूं, ठीक है, मुझे मेरे सामने कैमरा है पर मैं कैमरे के अंदर आपको देख रहा हूं, ध्यान रखना, मेरी पूरी आई कांटेक्ट आपके साथ है, कैमरे के, समझ रहे हो ना, ये मैं फील कर पा रहा हूं क्योंकि मैं बच्चों के बीच में रहा हूं, ठीक है, मेरी पूरी फीलिंग है बच्चों के संग, ठीक है। तो मेरा पूरा फोकस्ड आपके ऊपर है, छोड़ूंगा नहीं मैं, ठीक है, समझ लेना। दम लगानी है और किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हैं वो चैप्टर के एंड तक आते आते आपको सब एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। और उस स्ट्रेटेजी की बात मुझसे लिखवा लो, कुछ बचता नहीं है यार, चाहे कहीं पढ़ लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ वहां कुछ नहीं बचता, ठीक है। पूरी बायो की गारंटी ले रहा हूं मैं, 360 आउट ऑफ 360, ठीक है, पूरी बायो की गारंटी ले रहा हूं, ये पक्की बात है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ, क्योंकि ये बस मैं इस बेस पर बोल पाता हूँ क्योंकि यार इतने साल हो गए, इतने हजारों बच्चों के मतलब सिलेक्शन हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बच्चे एम्स में भी आज भी पढ़ रहे हैं, जो बोलते हैं बताते हैं सर, मतलब वो कंसेप्ट आज भी काम आ रहे हैं। मौलाना आजाद के बच्चे बताते हैं सर आज भी काम आ रहे हैं, लेडी हार्डन में बच्चियां हैं बहुत सारी, अब डिफरेंट एम्स के अंदर तो बच्चे बहुत सारे पहुंच चुके हैं, तो वो बताते हैं कि सर ये कंसेप्ट जो उस समय जनरेट कर लिए थे वो आज बड़ा हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका बेस मजबूत हो ना तो आप कितनी बड़ी बिल्डिंग भी खड़ी कर दो, ठीक है।
तो ये है कि इतना कॉन्फिडेंस तो यार मैं करा दूंगा, बस मेरे संग बच्चा चलने वाला होना चाहिए। इसलिए मैं इस बार तो सोच के बैठा हूं, आपको ढकेल के ले चलूंगा, ठीक है, समझ रहे हो, लेके चलूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ, अभी बताया ना, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल टाइप का एनिमल आया, और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स, तो लेवल में चेंजेस आते गए, ठीक है। तो सब मैं उसके हिसाब से लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल बॉडी सरफेस, नंबर 1, जनरल बॉडी। अब बताओ जनरल बॉडी सरफेस कौन यूज करता है? सिंपल टाइप के एनिमल, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, उनके पास कोई ऑर्गन तो थे ही नहीं ना, बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन हो रहा था। यस, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन लेके चलेंगे, कल से देखो, कल से मजा आएगा, छोड़ेंगे नहीं। एक कल से स्टार्ट करते हैं, आज मैं होमवर्क नहीं देने के मूड में था, क्योंकि पहला दिन है, पहली बार क्लास बच्चा आ रहा है, ठीक है, उसको मैं लाद दूं ढेर सारा होमवर्क, और ठीक है, आज रिलैक्स मोड में, बस आज की क्लास रिलैक्स मोड में, कल से ठीक है मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो आज पर कंसेप्ट, आज मैं कंसेप्चुअल लेके चल रहा हूं कि आपको कंसेप्ट कैसे करने हैं, हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ठीक है। 360 आउट ऑफ 360 खाली बोलते नहीं है, इस साल भी आप देख लो, ठीक है, मेरे पास तो पूरी स्लाइड बनी रखी है, तो बच्चों ने मैसेज भेजे हैं 360 आउट ऑफ 360 के, 360 आउट ऑफ 360, 340, 355, 335, समझ रहे हो ना, मतलब इस रेंज के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चा अगर साथ चलता है, बच्चा अगर मेहनत साथ कर लेता है, तो पीछे तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस इस बेस पर, और बायो यार बहुत दो रोल प्ले करती है, ठीक है, मुझसे नहीं, आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो। अगर आपके, समझना, चारों सब्जेक्ट में बराबर मार्क्स है, या मैं 3 सब्जेक्ट लेता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, या चारों ले लो, क्योंकि जूलॉजी बराबर बेटेज दे देते हैं इन सबको, ठीक है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं फिजिक्स केमिस्ट्री से वेटेज बायो का ज्यादा होता है रैंक के लिए, समझना, 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों के मार्क्स बराबर हैं, ठीक है, अब किसको फर्स्ट रैंक देंगे? जिसके बायो में ज्यादा है। अगर बायो में भी बराबर है, तो जिसके जूलॉजी में ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट उठाते हैं वो लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक वेटेज भी रखते हैं, ये टॉपिक कहीं ना, क्योंकि देखो आप समझना मेरी बात, रैंक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो इनको तो एकदम परफेक्शन करना है, और आफ्टर सिलेक्शन इन्हीं की जरूरत पड़नी है, तो इन पे तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलो, तो जनरल बॉडी सरफेस कहां कहां ध्यान रखना है आपको, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन, इसको हम टर्म यूज करेंगे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मॉइस्ट स्किन को हम क्यूटिकल बोलते हैं, और इस टाइप के रेस्पिरेशन को, इस पर क्वेश्चन आता है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, मॉइस्ट स्किन हो गया, ठीक है, नंबर 3 पे हम बात करेंगे यहाँ पर गिल्स की, गिल्स की। अच्छा, गिल्स के लिए टर्म यूज कर सकते हो आप, ठीक है, एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है इसके लिए, वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर। और जहां पर ये गिल्स या वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, गिल्स के अलावा अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीईआरटी और क्या बोलती है? एनसीईआरटी इसके अलावा बोल रही है, ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन का भी टर्म यूज कर रही है, ट्रैकियल। अच्छा, एक या कह सकते हो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, मैं एनसीईआरटी की लाइन लिख देता हूं मैं,
नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल। अब इसमें क्वेश्चन कैसे देगा? अब एनसीईआरटी बोलेगी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अच्छा, एनसीईआरटी एक बोलेगी, अब समझना ये नए तरीके से क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे अब उस तरीके से होंगे। एनसीईआरटी बोलोगी वेस्कुलराइज्ड बैग, अब बात आएगी यहां पर वेस्कुलराइज्ड वेस्ट की, यानी लंग्स की बात आएगी। लंग्स, तो लंग्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं वेस्कुलराइज्ड वैक। ठीक है, बैक, जब बैक टर्म आ गया तो लंग्स की बात चल रही है, और इसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इन पर क्वेश्चन बनेंगे, इसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब ये क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, पैटर्न चेंज हो रहा है, ध्यान रखना, पैटर्न चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन जो बनेंगे वो उस तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे कि जनरल बॉडी सरफेस, समझना, डिफ्यूजन या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्वेश्चन आएगा ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, क्वेश्चन आएगा ट्रैकियल रेस्पिरेशन, क्वेश्चन आएगा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना, फालतू की बातें नहीं पढ़नी है। अब जैसे क्वेश्चन फ्रेम होंगे अकॉर्डिंग टू एनटी हम वैसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। अगर जनरल बॉडी सरफेस की बात आती है तो ये तो पता ही ना आपको, स्टार्टिंग के एनिमल जैसे पॉरीफेरा, पॉरीफेरा 2, एस के हेलमंथीज में भी आगे चले जाओ, ठीक, एस के हेलमंथीज, ठीक है। इन सब के अंदर, ठीक है। अगर मैं मॉइस्ट स्किन की बात करता हूं, क्यूटिकल की बात करता हूं, मॉइस्ट स्किन की बात करता हूं, तो एनसीईआरटी ने दो एग्जांपल दे रखे हैं, एक तो अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग भी दे रखा है, दो एग्जांपल दे रखे हैं। और अगर इनके केस में क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान रखना है आपको क्या, कि अर्थवॉर्म के केस में आरबीसी नहीं होती पर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन यहां पर होता है, प्रेजेंट होता है, पर आरबीसी आरबीसी नहीं होती। आपको सर आरबीसी नहीं है हीमोग्लोबिन है, यस, अर्थवॉर्म के अंदर आरबीसी नहीं होती पर फिर भी ब्लड का कलर रेड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन होता है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, आरबीसी के अंदर नहीं होता। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ पा रहे हो? आरबीसी के अंदर नहीं होता, ये ध्यान रखना है आपको। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, फ्रॉग पर क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बोलती है फ्रॉग पर, फ्रॉग में इसके अलावा और कौन कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलता है? भाई फ्रॉग के अंदर एक तो हो गया क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस के अलावा और कौन सा होगा? यहां पर लंग्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं, लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बक्को, बुक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है। बुक्कोफेरेंजियल का मतलब है क्या है? ये अपनी बक्कल कैविटी खोल के रखता है, एयर जाती है डिफ्यूज होकर के फिर CO2 बाहर निकल जाती है, इन बक्कल कैविटी से भी कर लेता है, ठीक है। बुक्को फेरेंजियल रेस्पिरेशन भी फ्रॉग में मिलता है। इस बार एनसीईआरटी ने फ्रॉग छोड़ दिया है और टिश्यू में से बाद बाकी पार्ट को डिलीट किया है, कुछ चीजें चेंज की हैं, ठीक है। बताएंगे आगे और क्या क्या चीजें अपडेशन हुए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, टेंशन मत करना। एनटीए का हम पूरा ऑब्जर्वेशन में है कि क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है, पैटर्न में क्या चेंज होगा, हर साल जो पैटर्न में चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, एनसीईआरटी की मास्टरी कराएंगे, ठीक है। डिलीटेड टॉपिक को हम बाद में लेंगे पर कराएंगे जरूर, टेंशन मत करना, पर तरीके से कराएंगे कि क्या विटेज ज्यादा है, किसका विटेज कम है, बहुत तरीके से आपको बस साथ चलना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं, बुक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी प्रेजेंट होता है। बक्कल कैविटी के, बुक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन का मतलब है बक्कल कैविटी से, ठीक है। चलो, गिल्स समझ में आ गए होंगे। गिल्स कहां होते हैं भाई? एक्वेटिक ऑर्थोपोड, भाई गिल्स वही होंगे जो पानी में डूबा हुआ है, जो एक्वेटिक है, पानी के अंदर है, वही गिल्स काम आते हैं, ठीक है। तो गिल्स के एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, गिल्स के एग्जांपल क्या देने वाले हो? तो गिल्स के केस में देखो, आपको आपको क्या क्या याद रखना है? फिश, एक्वेटिक, एक्वेटिक ऑर्थोपोड,
इसके अलावा क्या याद रखना है, लार्वा ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के लार्वा में गिल्स होते हैं, लार्वा ऑफ फ्रॉग, भाई फिश हुआ, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हुए, लार्वा ऑफ फ्रॉग हुआ, ये 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। इन सब के पास गिल्स होते हैं क्योंकि पानी के अंदर होते हैं, पानी में कोई और सिस्टम काम ही नहीं करेगा, इसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। यहां क्वेश्चन आएगा क्यूटेनियस, यहां क्वेश्चन आएगा ट्रैकियल, ट्रैकियल कहां होगा, इंसेक्ट, ट्रैकियल कहां होगा, इंसेक्ट के अंदर, इंसेक्टा, यहां क्वेश्चन आएगा। और लंग्स कहां देखने को मिलते हैं, वेस्कुलराइज बैग, इसी को बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहां मिलेगा, तो आप बोलोगे ये फ्रॉग से लेकर के, यानी एम्फीबिया से लेकर के एम्फीबिया टू मैमेलिया, सबके अंदर लंग्स आ चुके थे, एम्फीबिया से मेमेलिया सबके अंदर लंग्स आ चुके थे। अब इस पैटर्न में आपको याद रखना है, फिर से बोल रहा हूं, बॉडी सरफेस डिफ्यूजन, पॉरीफेरा से एसके हेलमिंथीज, राउंड वॉर्म, सबके अंदर यही मैकेनिज्म है, ठीक है, क्योंकि यहां कोई ऑर्गन, खास टाइप के ऑर्गन नहीं बने थे रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। मॉइस्ट स्किन, क्यूटिकल, एक ऐसी स्किन जिसपे एक प्रोटीन होती है एल्बुमिन प्रोटीन, समझना, और जहां पर एल्बुमिन प्रोटीन होती है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अपने अंदर सोख के रखती है, तो उसकी जो स्किन गीली रहती है उसको मॉइस्ट क्यूटिकल बोलते हैं, जो फ्रॉग में और अर्थवॉर्म में दोनों में होती है, ठीक है। पर अर्थवॉर्म की खास बात, यहाँ हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी नहीं होते। फ्रॉग में इसके अलावा लंग्स भी होते हैं और बुक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन भी होता है, एनसीईआरटी की लाइन, बुक गिल्स, बुक लंग, मैं एडिशनल लिखाऊंगा आपको, पर एनसीईआरटी में नहीं, इसलिए नोटेबल पॉइंट में डालूंगा उसको, उसके बाद नोटेबल पॉइंट में, पहले एनसीईआरटी के सारे पॉइंट जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन बनेगा क्यूटेनियस, ये नहीं आएगा क्यूटेनियस, क्वेश्चन आएगा बक, समझ रहे हो, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, गिल्स मतलब ब्रैंकियल, या क्वेश्चन आएगा वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर, क्वेश्चन आएगा वैस्कुलराइज बैग। अब यही बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यही गलती करेगा, जहां स्ट्रक्चर आएगा तो हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, और जहां बैग आएगा वहां पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। गिल्स हमेशा एक्वेटिक कंडीशन में होते हैं, चाहे फिश हो, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड हो, लार्वा फ्रॉग हो, सब एक्वेटिक है। इंसेक्ट ट्रैकियल, ट्रैकियल, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल, ठीक है। और पल्मोनरी तो समझ में आ गया, लंग्स, एम्फीबिया टू मैमेलिया सबके अंदर मिलेंगे। तो ये समझ में आया या नहीं आया, ये एनसीईआरटी कवर। अब नोटेबल पॉइंट में आप लिख सकते हो, नोटेबल पॉइंट के अंदर, नोटेबल पॉइंट में ये बच्चे की इच्छा है, ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, इच्छा है, ठीक है। एक तो आपको लिख सकते हो बुक गिल्स, और एक बुक लंग्स। कुछ भी नहीं है, जिन एनिमल में गिल्स थे ना वो थोड़े से मॉडिफाइड हो गए, ठीक है, थोड़े से लिम्यूलस, किंग क्रैब, ठीक है, किंग क्रैब, लिम्यूलस, ध्यान रखना, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा, लिम्यूलस, ठीक है। तो अगर मैं लिम्यूलस की बात करता हूँ, लिम्यूलस एग्जांपल कहां मिलेंगे, ये लिम्यूलस के अंदर, ठीक है, आप समझ रहे हो, लिम्यूलस। और बुक लंग्स कहां मिलेंगे, ये 2 एग्जांपल याद रख लो, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जिस तरीके से पूछे जाते हैं वो पहले लिखा दिया मैंने, ठीक है। तो ये एक एडिशनल पॉइंट है। बुक गिल्स क्या होते हैं, गिल्स, बुक गिल्स मैं समझा देता हूं। बुक गिल्स, जैसे मानो गिल्स था, ये गिल्स था, इस गिल्स में मॉडिफिकेशन हुए, इस गिल्स के अंदर मॉडिफिकेशन हो गए, ऐसे ऐसे, ये गिल्स था, इसमें मॉडिफाई क्या हो गए, इस गिल्स के अंदर एक लैमिले बन गए, इस पतले पतले किताबों के पन्नों की तरह, ऐसे एक पेज मानो खुले हुए हैं, बहुत थिन, ठीक है, समझ रहे हो ना, यहां से ऑक्सीजन आ रही है, डिफ्यूज होकर के अंदर जा रही है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बने थे जहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा था इस लैमेले के थ्रू, इसको बोलते हैं बुक गिल्स। बुक गिल्स जो लिम्यूलस में होता है, लिम्यूलस, इसको किंग क्रैब भी बोल सकते हो, ठीक है, आप समझ रहे हो, जो ऑर्थोपोड्स का एग्जांपल है, इंसेक्टा ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोड का एग्जांपल है, ठीक है। बुक लंग्स ये भी ऑर्थोपोड में आते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, समझ रहे हो, स्पाइडर तो मकड़ी को बोलते हैं, स्कॉर्पियन, ठीक है, बिच्छू को बोलते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा लंग्स गिल्स का और मॉडिफिकेशन हुआ, इनको नाम दिया हमने बुक लंग्स,
बुक मतलब बुक जैसा स्ट्रक्चर, क्योंकि इनमें लैमिले देखने को मिल रहे थे, लैमिले, जहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा था, बस इनको बुक गिल्स बोल दिया, इनका मॉडिफिकेशन हुआ उनको बुक लंग्स बोल दिया, ठीक है। कॉकरोच में डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा ट्रेकियल रेस्पिरेशन। अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूं इंसेक्ट, इंसेक्ट का ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, ये कहां मिलेगा एग्जांपल, अभी बताया मैंने, ठीक है, ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ठीक है, ये मिलेगा कॉकरोच, जो डिटेल में पढ़ाऊंगा इंसेक्ट के अंदर, ठीक है, इंसेक्टा। मतलब कॉकरोच को अगर देखोगे ना आगे जब पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो आपको मैं पूरा डायग्राम बना के समझूंगा एक ट्रैकिया का। ये कॉकरोच है, तो कॉकरोच के अंदर ऐसे उसके साइड के प्लेट पर छोटे छोटे ओपनिंग होते हैं, और इनसे ये पूरा ट्रैकिया और ट्रैकियोल में डिवाइड होते हैं, ये ट्रैकिया और ट्रैकियोल में डिवाइड होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, ट्रैकिया और ट्रैकियोल। और जो एक एक टिश्यू के पास डायरेक्टली जा रहे हैं ऑक्सीजन लेकर के और CO2 को लेकर के बाहर आ रहे हैं, तो इस तरीके का सिस्टम जहां ऑक्सीजन जा रही है CO2 आ रही है, समझ रहे हो, ये मैकेनिज्म ट्यूब्यूल के थ्रू होती है कॉकरोच के केस में। तो ये मैं डिटेल्ड में पढ़ाऊंगा कॉकरोच के अंदर विद डायग्राम, पूरा प्रॉपर डायग्राम बना करके। यस, शॉर्ट नोट्स आपको लेक्चर, जब लेक्चर नहीं, जब आपका चैप्टर एंड होगा तो चैप्टर को मैं समराइज करूंगा एक अलग वे में, ठीक है, पॉइंट्स की फॉर्म में, यानी एक बार पूरा चैप्टर मानो 2 पेज में ही आ गया कुछ नई तरीके से, ठीक है। वो उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी है जो 3 साल से पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ पूरा लेक्चर ना देखकर लेक्चर भी देखें, क्योंकि अपडेशन है बहुत सारा लेक्चर के अंदर, ठीक है, उनको देखना पड़ेगा लेक्चर, क्योंकि कई चीजें हमने इस बार अपडेट की है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न, एनसीईआरटी के हिसाब से काफी चीजें अपडेशन मिलेंगे आपको। कंसेप्ट तो वही होते हैं, कंसेप्ट चेंज कभी नहीं होते, ठीक है, पर अपडेशन एनसीईआरटी की लाइनों के हिसाब से होते हैं, तो वो भी देख लें, बेटर है। नहीं तो वो समरी और एनसीईआरटी वाला पार्ट देख लें, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी कराएंगे हम वो कर लें, और लास्ट में मैं बीएमएस, ठीक है, जो एनसीईआरटी प्रैक्टिस सीरीज कराऊंगा, ठीक है, एनपीएस, उसको जरूर पार्टिसिपेट करें पर डे, क्योंकि वो एनसीईआरटी के एक एक पैरा की मास्टरी कराएगी, ठीक है। तो ये तो सबको करना है, चाहे वो पुराने ड्रॉपर्स हो, नए बच्चों को पूरी थ्योरी साथ चलनी है। जो बच्चे नए हैं वो नोट्स मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है, और नोट्स के साथ साथ याद मैं करा दूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। होमवर्क आज से नहीं देंगे, आगे से हम होमवर्क भी देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी हम साथ नहीं लेंगे, एनसीईआरटी हम चैप्टर के एंड में लेंगे, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, एनसीईआरटी चैप्टर की एंड में आएगी। तो आज हमने क्या क्या करा दिया, कंक्लूड कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ठीक है, वो कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। दूसरा मैंने आज समझाया आपको कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन इज द फिजिको केमिकल प्रोसेस, ये एक भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसमें जो फिजिकल प्रोसेस है उसमें 4 चीजें आती हैं, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इट इज अ केमिकल प्रोसेस, जिसको मैंने बहुत तरीके से समझाया, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है, पर फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है। क्लियर बिल्कुल। फिर मैंने समझाया वही सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या, इट इज इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड एटसेट्रा, इन सबका इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, जिसके फलस्वरूप रिजल्टेंट CO2 बनती है, एनर्जी बनती है, और CO2 एक्सक्रीटरी गैस है, जिसको हम ब्रीथिंग या वेंटिलेशन मैकेनिज्म के थ्रू एक्सक्रीट आउट करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये वाला बात हमने एकदम क्लियर कर दी, यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है। और फाइनली हमने कुछ, ठीक है, उसको भी ड्रिल किया, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस क्या होता है, ये छोटी छोटी बेसिक बातें भी हमने क्लियर कर दी, और कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में बात की, कुछ एनिमल के एग्जांपल के साथ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्लियर है। तो अब बस यही आग लगाने वाले हैं, अगले लेक्चर से आपको, ठीक है, एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेशन में भी पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन मिलेंगे, अगले में उसका डिस्कशन, फिर क्वेश्चन, फिर अगले में डिस्कशन, ये सीरीज चलेगी। चैप्टर एंड में समरी और एनसीईआरटी में कराऊंगा, जो परफेक्ट करेगी आपको एकदम, मतलब इसके बाद कुछ बचता नहीं है यार, ठीक है। समझ गए ना, बस आपका साथ चाहिए, मतलब रोज आपको क्लास में आना है, बैकलॉग मत आने देना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। बीच बीच में पोल वाला सेशन भी लेके आएंगे, पोल के थ्रू भी हम
क्विज करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो सेशन भी लेके आएंगे, ठीक है। वो भी हमारा एक इसमें रहेगा, कई चीजें रहेंगी इसके अंदर, ठीक है। तो बस मजा आने वाला है, बस सीधी सी बात, ठीक है। डन, बाय, ऑल द बेस्ट। टारगेट बनाते हैं 2024 फोड़ के मानेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा, बाय।